जो अब अपन आगे चलेंगे, इंटरफेरेंस, लाइट का इंटरफेरेंस में थॉमस यंग नाम का साइंटिस्ट था 1801 में 1801 में एक्सपेरिमेंटली इस फिनोमिना को कंफर्म किया था, है ना। तो यंग्स डबल्स, ये क्या कहलाता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी YDAC, है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या करते हैं कि मान के चलिए ये मैंने एक सोर्स ले रखा था, पॉइंट सोर्स, वही मैंने फिर से बोला कि नैरो सा, बिल्कुल स्मॉल सा पॉइंट सोर्स ले लिया, मोनोक्रोमेटिक, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट देता है ये, ठीक है। से दिस इज लैम्डा, ये यानी एक डेफिनेट वेवलेंथ की लाइट देगा। तो एक आपने सोर्स ले लिया, ठीक है, ऐसे इमेजिन कर लो कि यहाँ पर वो सोर्स रखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर पूरा मैंने पार्टीशन, एक वॉल पतला सा, जैसे ये बोर्ड ही है, इस बोर्ड टाइप से मैंने उसको पैक कर दिया। तो अब फिर मैं आ गया बोर्ड के इस तरफ, तो अब इस तरफ मेरे को लाइट तो दिखेगी नहीं क्योंकि बोर्ड से तो मैंने पैक कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको सिमेट्रिकली यहाँ पर मैंने दो कट मार्क कर दिए, यानी इसमें पार्टीशन वॉल में मैंने दो ब्लेड से कट मार दिया, बिल्कुल ब्लेड से पतली सी ओपनिंग बना दी। तो अब जब मैं इस तरफ रहूंगा तो मुझे इन दोनों ओपनिंग जो मैंने बनाई उससे लाइट मुझे आती हुई दिखाई पड़ेगी। तो मैं सामने एक स्क्रीन लगाऊंगा और इन दोनों, इसको मैं कहूंगा स्लिट, यानी बिल्कुल नैरो सी ओपनिंग, जिसकी जैसा मैंने बोला ब्लेड से कट मारा हुआ है इस पार्टीशन में, तो बहुत नैरो सी ओपनिंग है जिससे लाइट बाहर निकलेगी। तो मेरे लिए ये दो सोर्सेज होंगे जो मैं आगे इंटरफेरेंस के लिए यूज करूंगा या पढ़ूंगा। तो ये दोनों सोर्सेज जो मैंने जनरेट किए हैं, वो कैसे जनरेट किए, सोर्स तो एक ही था, है ना, लेकिन मैंने अपने काम को आगे करने के लिए सिर्फ ये दो सोर्सेज जनरेट किए। कैसे, ये जो सोर्स था इसका एक वेव फ्रंट था, ये एक वेव फ्रंट है इसका, उस वेव फ्रंट के मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, बाकी सारा मैंने ये पार्टीशन लगा के सबको ब्लॉक कर दिया, सिर्फ दो पॉइंट्स मेरे इस ओपनिंग पर आए, है ना। तो ये यहाँ पर वेव फ्रंट से मैंने दो सोर्सेज जनरेट किए, इसीलिए मैंने बोला था आपको कुछ देर पहले कि YDAC में हम लोग जो कोहेरेंट सोर्सेज हासिल करते हैं वो कैसे हासिल करते हैं, वेव फ्रंट्स को दो में डिवाइड करके, यानी एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो वेव फ्रंट से हमने इसको हासिल किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स चलेंगी, हाइगन्स थ्योरी, हाइगन्स थ्योरी याद है ना सबको, क्या बोलता है इस थ्योरी में, क्या बोलते हैं, every point of a primary wavefront behaves as a fresh source of secondary wavelets. Every point of a primary wavefront behaves as a fresh source of secondary wavelets. तो ये जो आपको दिखाई जा रही है सेकेंडरी वेवलेट्स दिखाई जा रही है, ठीक है। फिर आपको क्या बोलता है हाइगन्स थ्योरी में आगे कि आपको अगला वेवफ्रंट अगर चाहिए तो फॉरवर्ड एनवेलप ले लेना, यानी अगला फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एनवेलप होगा वो आपको अगला वेवफ्रंट देगा। तो एक तरीके से हाइगन्स थ्योरी आपको नेक्स्ट वेवफ्रंट को पता करने का ज्योमेट्रिकल एक तरीका देती है। तो खैर हम यहाँ पर है कि हमने ये दो पॉइंट्स जो बनाए हैं, यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स चलेंगी, यानी यंग्स एक्सपेरिमेंट में YDAC में इट इज द इंटरफेरेंस among secondary wavelets emerging from 2 points of the same wavefront, है ना। ये दो स्लिट्स से इमर्ज होने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में जो इंटरफेरेंस होता है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है स्क्रीन पर, ओके। अब इसमें एक क्वेश्चन कई बार ये डायग्राम बनाकर दे देता है, तो जैसे मैंने ये ब्लैक और रेड में दिखाया हुआ है, ये ब्लैक को मान लो आप क्रेस्ट और रेड को मान लो ट्रफ, फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में ये वेव आगे चल रही, तो समझने में आसानी होती है। तो कई बार वो आपसे ये पूछे, ये डायग्राम में बेस्ट क्वेश्चन पूछने का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा, क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक एंड रेड। जहां पर ब्लैक को मैंने क्रेस्ट बोला हुआ है, ठीक है, जहां पर क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा, ठीक है, तो वहां एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ए इसका और ए उसका। और फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ कि लाइट के ये तो स्टैंडर्ड YDAC है, एक ही सोर्स है, यानी जो भी वेव यहाँ पर है वही मोनोक्रोमेटिक, वही वेव यहाँ पर है, तो एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम, ओपनिंग कैसी है दोनों सिटों की, इक्वल, एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम। तो ए, तो कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड, 2a, फिर K2a का स्क्वायर करोगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। यानी ये क्रेस्ट अगर क्रेस्ट से एक सोर्स स्लिट का क्रेस्ट दूसरे स्लिट के क्रेस्ट से जहां पर मिलता है वहां पर आपको मैक्सिमा मिलता है। ठीक इसी तरीके से जहां पर एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से मिलेगा वहां पर भी आपको मैक्सिमा मिलेगा। उसकी वजह क्योंकि -2a हो गया, लेकिन इंटेंसिटी में बताने समय अपन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ इस जगह पर भी 4ka स्क्वायर की इंटेंसिटी होगी, यहाँ पर भी 4ka स्क्वायर की इंटेंसिटी होगी।
दैट इज मैक्सिमम, यानी एक वेव का 4 टाइम्स, जो अपन इंटरफेरेंस के बेसिक में पढ़कर आ रहे हैं। तो क्रेस्ट से मिले या ट्रफ से मिले, उसके सामने के पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। हाँ, जहां पर क्रेस्ट ट्रफ से मिलता है, जहां पर क्रेस्ट ट्रफ से मिलता है, वहां पर a माइनस ए 0 हो जाता है, ये आपको देगा मिनिमा। ये ऐसा मिलता है वहां पर मिनिमा। तो कभी ये डायग्राम अगर बना के दे दे आपको, तो आपको ये देखना है कि देखो ये रेड और रेड मिला, ये ब्लैक और ब्लैक मिला, यहां पर रेड और रेड मिला, यानी क्रेस्ट से मिल रहा है, दोनों का ट्रफ से मिल रहा है, क्रेस्ट से मिल रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते जाएंगे तो सामने क्या मिलेगा, एक ब्राइट फ्रिंज। एक अगर ये आप येलो कलर की लाइट यूज कर रहे थे तो एक ब्राइट आपको येलो कलर की लाइन मिलेगी स्क्रीन पे देखने को, ठीक है। अगर ये पिन होल होते, अगर ये जो स्लिट्स हैं पिन होल, यानी पिन से होल करके स्लिट बनाई जाती, तो ये जो जो स्क्रीन पर आपको इंटरफेरेंस मिलता है वो हाइपरबोलिक होता है। लेकिन अगर ये लाइन से बना रेक्टेंगुलर स्लिटें आपने यूज की हुई है तो स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं। इज दैट क्लियर? ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मतलब अगर पिन होल्स से आपने दोनों स्लिट बनाई है तो हाइपरबोलिक होगा पैटर्न, और अगर रेक्टेंगुलर स्लिट बनाई हुई है तो लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइंस होंगे, ऐसे लाइंस बनेगी ब्राइट और डार्क। ये देखिए डार्क मैंने कहा बनाया है, ये देखो ब्लैक मिला है रेड से, ब्लैक मतलब ट्रफ और रेड मतलब क्रेस्ट। तो क्रेस्ट जहां पर ट्रफ से मिलेगा, यहां मिला, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ब्लैक और रेड मिले यानी क्रेस्ट ट्रफ से मिला। तो इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करते जाएंगे, सामने यहां पर पहुंचेंगे, इसमें सारे वो पॉइंट्स आएंगे जहां क्रेस्ट ट्रफ से मिल रहा होगा। वो पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको, वहां पर डार्क यानी ब्लैक, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जहां ब्राइट मिलेगा वो अगर येलो कलर की लाइट है तो येलो मिलेगा, और जहां नहीं होगा येलो वहां डार्क मिलेगा, एक बारीक सी लाइन। इज दैट क्लियर? ओके, तो इस तरीके से यहाँ इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है, जो सेंटर पे मिलता है, यानी बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड होता है। यहाँ पर ये सेंट्रल फ्रिंज कहलाती है। उसके पीछे वजह ये होती है क्योंकि यहाँ पर पहुंचने वाली जो दोनों वेवलेट्स हैं, यानी यहाँ से जो यहाँ पर पहुंचती है और यहाँ से जो यहाँ पर पहुंचती है, उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 होता है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज उसको कहते हैं जो 0 के पाथ डिफरेंस से बने, उसको नहीं कहते जो सेंटर पे होती है, उसको कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यानी B0, जो 0 के पाथ डिफरेंस से बने। इज दैट क्लियर? ओके, इन केस अभी तो ये आइडेंटिकल सोर्स है, मान जब डेवलप हो देंगे क्वेश्चन आगे जाकर, हम आपसे बोल देंगे कि अगर YDSE में S1 S2 की जगह पर इन दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस होता, ठीक है, तो बताओ सेंट्रली ब्राइट कहां, सेंटर पे क्या मिलता आपको, ब्राइट या डार्क? तो आपको बोलना था डार्क, क्योंकि अगर यहाँ पाई का फेज डिफरेंस होता, जब हम बेसिक कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आए, ज्योमेट्री के कारण तो कोई पार्ट डिफरेंस होना नहीं, दोनों का इक्वल है। तो जो इनिशियल फेज डिफरेंस है पाई का मतलब पार्ट डिफरेंस हो गया λ/2 का, वही यहां तक सर्वाइव करेगा। λ/2 के पार्ट डिफरेंस में यहां पर जब दो वेवलेट्स पहुंचेंगी, ठीक है, तो 1 λ/2 ऑड मल्टीपल यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क बनेगा। स्टैंडर्ड YDSE में यहाँ ब्राइट बनता है, लेकिन अगर डेवलप कर दिया जाए कुछ यहाँ केसेस, इनिशियल कुछ फेज डिफरेंस दे दिया जाए, तो यहाँ डार्क भी बन सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना वो। लेकिन स्टैंडर्ड YDSE में नहीं है ऐसा। ओके, चलिए, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। सेंट्रल ब्राइट किसको कहते हैं वो आपको ध्यान रखना है। आगे है, अब अपन फॉर्मूला बनाने चलते हैं। तो मैंने स्क्रीन के पे जनरल पॉइंट ले लिया, P S1 से होकर यहाँ पर एक वेव पहुंची, S2 से होकर यहाँ पर वेव पहुंची, और आपको पार्ट डिफरेंस निकालना है। तो ये स्लिटों का जो सेपरेशन है, दिस इज स्लिट सेपरेशन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d, और जो स्क्रीन की डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है स्मॉल d से, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। इज दैट क्लियर? ये मैंने y इज इक्वल टू 0 ले रखा है, और ये आपका y एक्सिस है। तो पोजीशंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय y। यहाँ जो भी बनेगा ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज, उसको y से नोट करते हैं अपन। ओके, ये डायग्राम से क्लियर है कि दिस इज द पार्ट डिफरेंस। ये है आपका वहां पर पहुंचने के दोनों रास्ते। अभी आपने 3-4 क्वेश्चंस किए वैसे, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और फिर आपने बोल दिया ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये हो गया पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस, ठीक है, डेल एक्स, इस पॉइंट तक पहुंचने वाली वेव्स में पाथ डिफरेंस कितना है? तो इसको दो तरीके, सबसे पहली बात तो ये आपका d है, हाइपोटेनियस आपका d है, 90 के सामने वाली साइड है ना, हाइपोटेनियस d है। थीटा के सामने वाला कंपोनेंट चाहिए आपको, तो d का साइन कंपोनेंट, यानी डेल एक्स इज इक्वल टू d साइन थीटा। ये पहला फॉर्मूला हो गया आपके पाथ डिफरेंस का, ठीक है। उसके बाद अगर एंगल इज स्मॉल, इफ एंगल इज स्मॉल, है ना, इस बात को ध्यान देना
मैंने अगर बोला कि ये एंगल आपका स्मॉल है और ये जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ पर बनेगा, यानी ये सेंटर से ये जो लाइन आएगी वही एंगल यहाँ पर होगा। ओके, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, अपन डेवलप करने के, तो ये थीटा होगा। तो यानी आप ये जो सेंट्रल वाली जो लाइन थी उससे आपने एंगुलर पोजीशन बता रखी है थीटा से, वही थीटा जो यहाँ पर है वही थीटा यहाँ पर। तो अगर आप थीटा स्मॉल लेते हो, इसका मतलब ये है कि आप स्क्रीन पर सेंटर के थोड़ा इधर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फुल स्क्रीन पर ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो कि वो स्क्रीन का वो कोना और ये कोना, यानी वो कोना जो होगा वो यहाँ से फिर 90 डिग्री पर होगा। दो पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती हैं? इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो अगर थीटा स्मॉल है इसका मतलब ये है कि आप स्क्रीन के उस एंड और इस एंड तक की बात नहीं कर रहे हो, बस नियर अबाउट यहाँ सेंटर के आसपास का कुछ काम कर रहे हो, तो थीटा स्मॉल है। तो थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा की जगह आप टेन थीटा ले सकते हो। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, देन डेल एक्स विल बी इक्वल टू डी टेन थीटा, और टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा वाई डी बाई डी, डेल एक्स इज इक्वल टू वाई डी बाई डी। ये पहला फॉर्मूला आपको, दूसरा फॉर्मूला में ना, पहला पार्ट डिफरेंस का ये जनरल है। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप स्क्रीन के उस कोने से लेके इस कोने तक का काम कर सकते हो। मैक्सिमम थीटा हो जाएगा 90, है ना, जब आप यहां से बिल्कुल सीधे ऐसे 90 जाओगे, वो कोना बिल्कुल टॉप कॉर्नर है ना, ऐसे बॉटम कॉर्नर। ओके, एक और बात मैं बता दूं कि मिरर इमेज होती है, चलिए मैं बाद में बात करता हूं। तो डेल एक्स इज इक्वल टू हो गया वाई डी बाई डी। आपको ये डी में ध्यान रखना है कि डेल एक्स का जो फॉर्मूला है इसमें वाई आ गया और स्मॉल डी ऊपर रहता है, कैपिटल डी नीचे रहता है। ये हो गया आपके पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला। दो फॉर्मूले आपके तैयार हो गए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो पाथ रेफरेंस का फॉर्मूला आपने बना लिया, अब अपन इससे पोजीशंस y की वैल्यूज निकालते चलते हैं, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जब इस फॉर्मूले का आप यूज करते हो उस समय पर ये जो y है वो भी स्मॉल होता है, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो y d तो स्मॉल है ही ऑलरेडी d से, y एंड d बोथ आर 2 लेस देन d, है ना। तो ये जनरल फॉर्मूला नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन हमारे ज्यादातर काम न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं, लेकिन उसका ध्यान रखना है कि जनरल फॉर्मूला वो है। ओके, तो मैंने पार्ट डिफरेंस को उठाया और मैं पोजीशन निकालने जा रहा हूं। तो सीधा हिसाब, पार्ट डिफरेंस का कितना हो, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, सॉरी, पार्ट डिफरेंस कितना हो, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, इंटीग्रल बोलते तो लैम्डा होगा। ओके, तो 2n टाइम्स लैम्डा बाई 2 किया तो यहां से आ जाएगी पोजीशन इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी। आपको सीधे याद करना है, क्योंकि 2 सेकंड लग रहा है मुझे फॉर्मूला लाकर दिखाने में, से मैं दिखा रहा हूं, आपको रिवीजन कर रहे हो आप लोग, तो आपको सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए। पोजीशन ऑफ ये कहलाएगा चाहिए, n की जगह आप क्या रखते हो यहाँ पर इवन नंबर में, n की जगह 0 से स्टार्ट होता है तो 0 रखोगे, तो y किसका मिल जाएगा, जीरोथ ब्राइट है ना, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, सेंट्रल जो होती है। फिर उसके बाद क्योंकि वो पार्ट डिफरेंस 0 से आ रही है, 0 से बन रही है, ओके, फिर n की जगह 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 है, 2 कैंसिल है, लैम्डा आ जाएगा। फिर 2 रखोगे, 2 टू द 4, इस तरीके से n की जगह आप 1 2 3 4 जो रखोगे वो वाली ब्राइट फ्रिंज आपको मिल जाएगी। इसलिए मैं इसको कहूंगा n की जगह जो रखने पर, जो रख रहा हूं वो वाली ब्राइट की पोजीशन में, इसलिए मैं इसको ऐसे याद रखूं, y ऑफ nth ब्राइट, इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखो, पोजीशन ऑन द स्क्रीन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाय डी, ठीक है। सिमिलरली डार्क फ्रिंजेस की अगर बात करें, डार्क फ्रिंजेस की बात करेंगे तो जो YD बाई डी होगा, YD बाई डी को उसको किसके इक्वल होना होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, है ना। अब यहाँ पर 2 को अंदर ले लेंगे तो लैम्डा, यहाँ क्या है, लैम्डा डी बाई डी का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे को फ्लो में रहता है। तो यहाँ से अगर हम y निकालेंगे, 2 को अंदर ले लेंगे तो यहाँ, और यहाँ दोनों में अपॉन ले लेंगे तो n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा डी बाई डी। ये फ्लो में हमें बोलना अच्छा लगता है यहाँ पर YDSE, ठीक है। वंस अगेन n की जगह जो रखोगे, यहाँ कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी कि 4 रखेंगे तो 3 मिलेगा, नो, जो रखोगे वो वाली डार्क फ्रिंज मिलेगी आपको, उसी पोजीशन में मिलेगी। तो इसलिए इसको भी मैं ऐसा बोल दूं, इट इज nth डार्क, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज इज n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा डी बाई डी। इज दैट क्लियर? तो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट, दिस इज पोजीशन ऑफ nth डार्क। चलिए बच्चों, अब ये देखो इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसा होता है और फ्रिंजें कैसी होती हैं। तो स्क्रीन पर आपको इस तरीके का मिलता है। मान के चलिए कि रेड कलर का आपने कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज किया था, दोनों स्लिट्स की ओपनिंग बिल्कुल एक जैसी थी, इसलिए इंटेंसिटी सेम होगी, I नॉट दोनों स्लिट्स से इंटेंसिटी I नॉट थी। तो इंटेंसिटी इस तरीके से मिलती है। सेंटर पे देखो, यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, रेड कलर सबसे ज्यादा, है ना,
इस पॉइंट पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, इस पॉइंट पर। ओके, ये इंटेंसिटी कितनी होगी 4I0। आप पढ़कर आ रहे हो इंटरफेरेंस, आपको मालूम है कि सेम इंटेंसिटी I0 की अगर दो वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो इंटेंसिटी होती है 4I0। तो इट इज यहाँ पर 4I0। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि पूरी की पूरी फ्रिंज में इंटेंसिटी सेम नहीं होती। यहाँ पर इंटेंसिटी जो होगी वो इतनी है ना, मे बी ये 4I0 है, ये 2I0 हो। यहाँ पर इंटेंसिटी I0 है ना, यहाँ पर 0 हो गई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी पतली सी डार्क लाइन बनेगी, है ना, यानी कि पूरा बैंड बनेगा डार्क, इट इज जस्ट अ लाइन। ओके, तो इस तरीके से इंटेंसिटी वेरी करती है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये बताते फटाफट आना चाहिए, बोले जहाँ फोर्थ ब्राइट बन रही है वहां पर पाथ रेफरेंस कितना होगा। फोर्थ ब्राइट बन रही है, ये पहले यहाँ से देखो, सेंट्रल ब्राइट उसको कहते हैं जो 0 के पाथ डिफरेंस से बने, है ना। ये फर्स्ट डार्क के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा 1 λ/2। आप λ/2 के बेसिक को अच्छे से पकड़े रहो तो ओरली कई क्वेश्चन कर लोगे आप। फर्स्ट डार्क यानी 1 λ/2, ठीक है। फर्स्ट ब्राइट, तो फर्स्ट ब्राइट में इवन मल्टीपल चलता है λ/2 का इवन मल्टीपल, तो 0 तो आप यूज कर चुके हो, है ना, 0 वाला मल्टीपल। अब 0 का इवन नंबर कौन सा होता है 2, तो जो फर्स्ट ब्राइट होगी वो उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा 2 λ/2, है ना। 0 के बाद अगला नंबर 2। इसी तरीके से ये डार्क है अगली, है ना, डार्क पोजीशन। फर्स्ट डार्क आप बना चुके हो कैसे 1 λ/2 से, तो सेकंड डार्क जो बनेगी वो कितने से बनेगी 3 λ/2 से। और अगर ये कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होती है तो जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, मान लो मैंने आपसे पूछा कि डेल एक्स बताइए जहां पर फोर्थ ब्राइट हो, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जहां ब्राइट फ्रिंज मिलती है तो जो पाथ डिफरेंस होता है इट शुड बी ऑलवेज इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। सीधे ये देखिए बेसिक इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। फोर्थ ब्राइट चाहिए, n की जगह 4 रख देना। आ गई बात समझ में, सीधे रख दो n की जगह 4, दैट इज 2 कैंसिल हो गया 4 λ, है ना। ज्यादा सोच विचार नहीं करना, अपना बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखो। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ रेफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 और सीक्वेंस में चलना है अपने को, और डिस्ट्रक्टिव के लिए ऑड मल्टीपल। मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा कि स्क्रीन पर उस वहां पर पाथ डिफरेंस बताइए जहां थर्ड ब्राइट मिलती है, थर्ड डार्क मिलती है, थर्ड डार्क। अपने को टेंशन नहीं लेना, डार्क फ्रिंज चाहिए। ओके, आइए 2n-1 ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 थर्ड डार्क। मैंने आपको n-1 का जो फॉर्मूला दिया 2n, उसमें n की जगह सीधे 1 2 3 4 रखते हैं अपन। फर्स्ट डार्क 1, सेकंड डार्क 2, थर्ड डार्क 3, 2 into 3, n की जगह सीधे 3 रखिए। थर्ड डार्क की पोजीशन की बात कर रहे हो, 3 रखिए। 2 3 6 -1, 6 - 1 5 λ/2। This is the path reference at the point on the screen where you are getting third dark fringe. Is that clear? ठीक है, चलिए, तो ये सिंपली ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला काम कर लोगे, कोई सी ब्राइट या डार्क बने वहां का पाथ डिफरेंस आपसे सीधे बताते बनना चाहिए। ओके, आगे आइए। ये जो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट होती है, जैसे ये पॉइंट है ब्राइट का, ये वाला पॉइंट है ब्राइट का, दो कंसेक्यूटिव, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे कहीं भी ले लो, है ना। ऑल फ्रिंजेस YDSE में ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, है ना, तो कहीं से भी आप ये काम कर सकते हो। ये जो डिफरेंस है इसको कहते हैं हम डार्क फ्रिंज, दिस इज डार्क फ्रिंज एक्चुअली, तो इस विड्थ को कहेंगे डार्क फ्रिंज विड्थ। इज दैट क्लियर? सिमिलरली दो कोई से भी डार्क ले लो कंसेक्यूटिव लगातार वाले, ये डार्क ले लिया ये डार्क ले लिया, इनके बीच में जो फ्रिंज होगी वो ब्राइट फ्रिंज कहलाएगी। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ब्राइट फ्रिंज का मतलब ये नहीं कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो पूरा ब्राइट है, नो, सेम इंटेंसिटी का है, नो। यहाँ पर 0 इंटेंसिटी है, यहाँ 0 है, और यहाँ से आगे बढ़ने पे बढ़ती जाती है इंटेंसिटी, मैक्सिमम हो जाती है। इसको कहते हैं ब्राइट फ्रिंज। इज दैट क्लियर? ये कहलाएगा ब्राइट फ्रिंज विड्थ। और क्लियर दिख रहा है कि फ्रिंज विड्थ आर इक्वल, दोनों पोजीशनों को माइनस कर लेंगे तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला मिलता है। चलिए, तो फ्रिंज विड्थ दोनों बराबर होती हैं, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है, चाहे आप डार्क फ्रिंज बोलो या ब्राइट फ्रिंज, इट इज λ/d/d। और इसी कारण से हम यहाँ पर λ/d/d के स्ट्रक्चर को फ्लो में याद रखते हैं, है ना। तो मैं फिर से एक बार ये हटाकर वो आपको लिख देता हूँ क्या कि आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं। सबसे पहला मैंने आपको बोला कि आपको ये याद रखना है डेल एक्स इज इक्वल टू d sin थीटा, ठीक है, जिसको यूज करते हुए आप स्क्रीन के कोने कोने में काम कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला आपने देखा डेल एक्स इज इक्वल टू y/d/d, ठीक है, ये थोड़ा लिमिटेड है कि आप स्क्रीन के कोने कोने तक का काम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपने बोला पोजीशन ऑफ nth ब्राइट,
इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी। इसी तरीके से फिर आपने बोला पोजीशन ऑफ, मैं अलग अलग ही लिख देता हूं, ठीक है। चलिए 2 फॉर्मूले हो गए। फिर तीसरा फॉर्मूला हो गया पोजीशन ऑफ nth ब्राइट इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी, और ये हो गया पोजीशन ऑफ nth डार्क इज इक्वल टू यहाँ n माइनस 1/2। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये ऑड मल्टीपल वाला ही से लाए हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर हमने 2 को अंदर ले लिया है, तो ये फिर सिर्फ YDAC के लिए हम ये काम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे और याद रखेंगे। जहां तक पार्ट डिफरेंस वाला मामला हमेशा ऑड और इवन से ही चलेगा। सिर्फ ये पोजीशन वाला फॉर्मूला n माइनस 1/2 लैम्डा डी बाई डी, क्योंकि हम लैम्डा डी बाई डी के स्ट्रक्चर को हमेशा फ्लो में बोलना पसंद करते हैं। ये आ गई फ्रिंज विड्थ आपकी। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए, ये 5वां फॉर्मूला हो गया। ये बिल्कुल याद ही होने चाहिए। अगले फॉर्मूले की बात करता हूं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, यानी कि जो फ्रिंज आपको दिख रही है, इस फ्रिंज ये कितने एंगल पे दिख रही है। तो एंगल की अगर मैं बात करूंगा तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस मतलब कैपिटल डी, दिस इज कैपिटल डी। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, उसको आप नए नोटेशन दे दो बीटा थीटा, यानी एंगुलर फ्रिंज विड्थ। बीटा तो है लेकिन एंगुलर वाली। तो जैसे आप आर्क बीटा में कैपिटल डी का डिवाइड करोगे तो ये हट जाएगा, लैम्डा बाई डी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ स्क्रीन डिस्टेंस पर डिपेंड करती है या नहीं। नहीं, स्क्रीन की डिस्टेंस इसमें नहीं आ रही है ना, कैंसिल हो गई। दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। देन आगे देखते हैं। एक चीज होती है फ्रिंज, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, कितनी फ्रिंजें मिल रही हैं इतने मीटर के डिस्टेंस पे, है ना। तो उसको हम फ्रिंज नंबर से पता करते हैं। 1 मीटर की विड्थ में कितनी फ्रिंज हैं, पहले वो पता करना अपने को आना चाहिए, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो एक फ्रिंज नंबर ऑफ फ्रिंजेस पर मीटर, उसको हम कहेंगे फ्रिंज नंबर। फ्रिंज नंबर विल बी बीटा बार। मैं ये नोटेशन इसलिए दे रहा हूं, आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा हुआ वेव नंबर याद आ गया होगा। लैम्डा को वेवलेंथ कहते हैं और लैम्डा के रेसिप्रोकल को वेव नंबर कहते हैं। लैम्डा आपको लेंथ ऑफ अ वेव देती है, एक वेव की लेंथ, और 1/λ से आपको मिल जाएगा वेव्स पर मीटर, दैट इज वेव नंबर। तो इन सिमिलर सिनेरियो हम यहाँ पर बीटा बार लगा दिया। ये हो गया फ्रिंज नंबर, नंबर ऑफ फ्रिंजेस पर मीटर विड्थ। इट इज 1/β। यानी इसका फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत नहीं। जब भी नंबर ऑफ फ्रिंज की बात हो समझ जाना रेसिप्रोकल ऑफ बीटा की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां, ये 6वां कौन स्क्रीन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला ये पहला, ये वाला जो था, इसी में स्मॉल डी ऊपर आता है। बाकी के सारे फॉर्मूले में कैपिटल डी, ये कैपिटल डी आता रहेगा, है ना, जो मेन फॉर्मूला। बाकी ये उल्टा सीधा होकर कुछ हो जाएगा, उसको अपन याद नहीं रख रहे हैं। ये अपन को मेन फॉर्मूले जो याद रखने हैं वो 1, 2, 3, 4 और ये 5। बाकी तो डेवलप करते हुए तुरंत बन जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने बोला स्क्रीन के कोने कोने तक काम तो करता ही है, साथ ही साथ आपको एंगुलर पोजीशन देता है। जैसे मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मुझे बताइए थीटा ऑफ एंगुलर पोजीशन, वाई तो लीनियर पोजीशन हो गई, कितने मीटर पे, एंगुलर पोजीशन बताइए। थीटा ऑफ सेकंड ब्राइट, सेकंड जो ब्राइट है आपकी फ्रिंज, उसकी एंगुलर पोजीशन बताइए, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आइए। तो डेल एक्स इज इक्वल टू, यानी डी साइन थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स। आप तो फटाफट ये बताएं सेकंड ब्राइट की जगह पाथ डिफरेंस कितना होगा। आप उधर मत देखने चले जाना पाथ डिफरेंस कितना होगा, आपको बताया ब्राइट की फ्रिंज का पाथ डिफरेंस चाहिए, आप सीधे लिखो 2n λ/2। ये बेसिक वाला चीज है ना। ब्राइट फ्रिंज का कोई सी ब्राइट फ्रिंज में बोल रहा हूँ और उसका पाथ डिफरेंस बोल रहा हूँ 2n λ/2, ठीक है। नाउ दिस इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू, कौन सी ब्राइट बोला था, सेकंड ब्राइट, n की जगह 2, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, 2 लैम्डा। ये आ गया आपका 2 λ/d, इधर हो जाएगा। फिर थीटा निकालने जाओगे तो साइन इनवर्स 2 λ/d, ये आपका आंसर बड़े सिंपली आ जाता है। तो ये फॉर्मूले का यूज आप एंगुलर पोजीशन निकालने में कर सकते हो। चलिए बच्चों, तो ये फॉर्मूले मैंने सारे एक साथ लिख दिए हैं यहाँ पर। वही डेल एक्स डी साइन थीटा, अप्रोक्सीमेशन में जब जाना हो तो y d, स्मॉल डी ऊपर, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट दिस, nth डार्क दिस, बीटा फ्रिंज विड्थ दिस। बाकी अपन डेवलप कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन अच्छा होता है जो इस फॉर्मूले पर होता है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि d इज इक्वल टू 4.5 लैम्डा, जो स्लिट सेपरेशन है,
वो 4.5 लैम्डा है। तो बताइए हाउ मेनी ब्राइट फ्रिंजेस, हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर कितनी फ्रिंजें मिलेंगी, ठीक है, हाउ मेनी फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन। तो पहली बात तो तुरंत जैसे ही ये क्वेश्चन ध्यान से देखो तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि आपसे सामने वाला स्क्रीन के कोने कोने तक जाने को बोल रहा है। इसका मतलब है कि आपको ये अब इस फॉर्मूले से काम नहीं करना, और ये आगे के जो फॉर्मूले हैं ये सब इसी से आए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर आगे आपको बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ इसी पे रह जाना है, यहीं से काम करना है। ओके, उठाया हमने, तो सॉल्यूशन उठाया डेल एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ठीक है। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डेल एक्स कैसा होना चाहिए, 2n टाइम्स लैम्डा बाई 2, 4.5 लैम्डा साइन थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा कैंसिल हो गया, n अपॉन 4.5, n साइन थीटा इज n अपॉन 4.5। चलिए अब यहाँ पे डिस्कस करिए। साइन थीटा आपको पता है मैक्सिमम 1 हो सकता है, ठीक है। तो आप n की जगह क्या क्या पुटअप कर सकते हैं, उसी से पता चल जाएगा कितनी फ्रिंजें बनने वाली। क्या n की जगह 0 पुटअप कर सकते हो, यस, 0 n की जगह 0 आ जाएगा, साइन थीटा कैन बी 0, नो प्रॉब्लम। n की जगह 1 रख सकते हो, 1 अपॉन 4.5 इज लेस देन 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, लेकिन 5 नहीं रख सकते क्योंकि 5 बाय 4.5 विल बिकम ग्रेटर देन 1, तो 5 आप नहीं रख सकते। है समझ में, इतने नंबर रख सकते हो। तो एक तरीके सेंट्रल ब्राइट बन गई है, ऊपर फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट और फोर्थ ब्राइट। और फिर आपको मालूम है कि IDSE में पूरा जैसा ऊपर बनता है सेंट्रल ब्राइट के, वैसे ही नीचे मिरर इमेज होता है। तो वो मिरर इमेज को अपन ऐसे बोलते हैं कि भाई ये ऊपर साइड बना, नीचे साइड बना, वो B1 B1 डैश, D1 D1 डैश, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। इज दैट क्लियर? तो दो फ्रिंजें ये हो गई, B4 और B4 डैश। तो 2 + 2 है ना, 4 + 2 6 + 2 8, 8 + 1 9। तो आंसर हुआ 9 ब्राइट फ्रिंजेस, 9 ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, फुल स्क्रीन, वहां से वहां तक कोने कोने तक जाइए, आपको 9 ब्राइट फ्रिंजेस मिल जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन मैंने लिया। मैंने आपसे बोला कि एक YDSE को हम 2 बार यूज करते हैं, है ना। एक बार इस वेवलेंथ की लाइट का यूज करते हैं और स्क्रीन पे पैटर्न देखते हैं, जो फ्रिंज पैटर्न मिलता है। दूसरी बार इस वेवलेंथ की लाइट के सेपरेट एक्सपेरिमेंट, दोनों साथ में नहीं भेज रहे अपन दोनों लाइट, 1 बाय 1। एक बार ये वाली वेवलेंथ यूज की और पूरा सेटअप देखा, दूसरी बार ये वाली वेवलेंथ थी। फिर आपसे एक क्वेश्चन पॉइंट बोलता है कि स्क्रीन के एक पॉइंट पर सेंट्रल फ्रिंज के नजदीक का जो सबसे पास एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहां पर उस पॉइंट पर पहली बार जब अपन ने एक्सपेरिमेंट कराया था तब भी वहां पर ब्राइट बनी थी, और जब दूसरी बार अपन ने एक्सपेरिमेंट कराया दूसरी वेवलेंथ को लेकर तब भी उसी पॉइंट पर ब्राइट बनी हुई है, ठीक है। हाउ इज दिस? तो आपको तुरंत याद ये करना है कि इस बार इन फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है और पोजीशन की बात हो रही है कि स्क्रीन का पॉइंट तो वही है ना दोनों बार, ठीक है। तो आप ये वाले फॉर्मूले को उठा के लाइए। तो सॉल्यूशन उठाया आपने, सॉल्यूशन उठाया y ऑफ nth ब्राइट इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई डी। अब आपने इसमें ना स्क्रीन डिस्टेंस चेंज की है क्या दोनों बार में? नो। स्लिट सेपरेशन चेंज किया? नो। आपने वेवलेंथ चेंज की, ठीक है। और पोजीशन आपकी कांस्टेंट है, स्क्रीन के उसी पॉइंट पर दोनों बार आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिली है। तो ये 3 चीजें कांस्टेंट हो गई, तो बची ये 2 चीजें। मींस ये हो गया n1 लैम्डा 1 मस्ट बी इक्वल टू n2 लैम्डा 2। इज दैट क्लियर? इसको आप इसी तरीके से सॉल्व किया करो, इसमें n+1 और n लेकर सॉल्व करने की मेरी सलाह नहीं रहेगी। आप इसको ऐसे ही सॉल्व किया करो जैसे मैं कर रहा हूँ। दिस इज n1, मान लो आपको ये 1 नंबर वाली हो गई, तो n1 ये हो गया 750 इज इक्वल टू n2 और ये हो गया 900। दैट इज n1 बाय n2 इज इक्वल टू 15 6 90 और ये 5। ये आ गया आपका। इसका मतलब ये होगा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, n1 by n2 is equal to 6 by 5. It can be 12 by 10, it can be 12 by 10, it can be 18 by 15. आप इसको ऐसे डेवलप कर सकते हो क्योंकि रेशियो तो वही रहेगा ना। 6 by 5 आपको मिल गया, आप इसे 2 का इंटू कर लो ऊपर नीचे दोनों में, 12 by 10, 3 का इंटू कर लो 18 by 15। आपको कुछ भी बोलना आपके लिए आसान है। स्क्रीन के उस पॉइंट पर ये जो
n1 अगर 6 होगा तो n2 5 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीन के उस पॉइंट पर जिसकी बारे में बात हो रही है, तो n1 ने आपने 750 वाले की बात की हुई है, 750 के लिए n1 लिया हुआ है। तो 750 नैनोमीटर की उस स्क्रीन के उस पॉइंट पर अगर यहाँ पर 750 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ थी उसकी अगर यहाँ पर 6 ब्राइट बनी है, B6 बनी है, तो 900 मीटर वाले वेवलेंथ की उसी पॉइंट पर कौन सी ब्राइट फ्रिंज बनी है, 5th B5 बनी है। या फिर ऐसे आगे एक पॉइंट मिलेगा आपको, आगे एक पॉइंट मिलेगा, है ना, ऐसे फिर दोबारा कोइंसाइड करेंगे दोनों के फ्रिंजेस। उस पॉइंट पर पहले वाले की, n1 वाले की 12th ब्राइट फ्रिंज, यानी दिस इज B12 ऑफ 750, और 900 mm की नैनोमीटर वाले की 10th ब्राइट बनेगी। 12th ब्राइट ऑफ 750 नैनोमीटर will coincide with 10th ब्राइट ऑफ 900 नैनोमीटर। एक और अल्टरनेटिव तरीका जो होता है आपको याद होगा, उसमें ये होता है कि एक का डिफरेंस होता है। जैसे पहली बार जब मुलाकात होती है दोनों फ्रिंजों की, तो वो एक का डिफरेंस है, ये 6 है, ये 5 है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई n लैम्डा आपको इक्वल करना है, जिसका लैम्डा कम होगा उसका नंबर एक ज्यादा ले लेना, यानी इसी का दूसरा तरीका n + 1 750 इज इक्वल टू जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका एक नंबर कम ले लेना, दैट इज n × 900, है ना, दैट इज 15 5 6 5n + 5 इज इक्वल टू 6n। यहां से भी आ गया आपका, क्या आ गया, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू n आपने किसका माना हुआ है, 900 वाले का, तो 900 वाले की 5th ब्राइट वहां बन रही है, 900 नैनोमीटर वाले की 5th ब्राइट वहां बन रही है। मेरा पहले भी आंसर हमारा वही आया था, मैंने ये क्या बोला था, 6 ब्राइट ऑफ 750 इज कोइंसाइडिंग विथ 5th ब्राइट ऑफ 900, तो वही आया ना रिजल्ट, कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि ये वाला जो तरीका है, आप ये वाले तरीके से करते हो तो आप आगे भी काम कर सकते हो, है ना, सेकंड थर्ड, क्योंकि यहाँ पर से आपको फिर 2 का डिफरेंस लेके वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो द बेस्ट मेथड इज दिस कि आप ये बनाइए, तो सेकंड टाइम का कोइंसाइड करेंगे वो भी बता सकते हो, थर्ड टाइम का कोइंसाइड करेंगे वो भी बता सकते हो। ओके, तो दिस इज बेटर मेथड। मान लो मैंने बच्चों एक क्वेश्चन लिया, स्लिट सेपरेशन 0.1 mm, स्क्रीन डिस्टेंस 1 मीटर, और ये दो वेवलेंथ्स की जो लाइट है ये कंपोजिट लाइट, यानी दोनों को मैं साथ में यूज कर रहा हूं, है ना। अभी मैं 1 by 1 मैंने बोला था पिछला केस, ये साथ में यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम कंपोजिट लाइट, है ना, दो वेवलेंथ्स की लाइट है ये, ओके। तो अच्छा, लेकिन ये नहीं कि एक स्लिट से λ1 जा रही है, एक स्लिट से, नो, ये दोनों का मिक्सचर S1 से भी जा रहा है, दोनों का मिक्सचर S2 से भी जा रहा है ना। तो इसको कंपोजिट लाइट बोलेंगे, एक लाइट है, दोनों का मिक्सचर है, और वही S1 से भी जा रहा है, वही S2 से भी जा रहा है। अगर S1 से अलग वेवलेंथ भेजेंगे और S2 से अलग भेजेंगे तो इंटरफेरेंस मिलना ही नहीं है। अभी जैसा भी है, भले दो कलर्स का मिक्सचर है यहाँ पर, लेकिन S1 में भी वही मिक्सचर है और S2 में भी वही मिक्सचर है, कुछ तो मिलेगा। अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ तो मिलेगा, ठीक है। क्या पूछेगा वो आपसे, वो बोलेगा फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 रीजन्स ऑफ कंप्लीट डार्कनेस। कंप्लीट डार्कनेस का मतलब कंप्लीट डार्कनेस कहां पर होगी, जहां दोनों वेवलेंथ्स का डार्क फ्रिंज एक साथ बने, दोनों वेवलेंथ्स का डार्क फ्रिंज एक ही पोजीशन पे बने, वहां कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ ब्लैक और ब्लू, ये मान लो दो कलर्स, दो मैंने वेव्स बताई हुई हैं, ठीक है। ये देखो इस पॉइंट पर यहाँ ब्लैक वाले पैटर्न का भी डार्क बन गया और ब्लू वाले का भी डार्क बन गया, बाकी फिर सिस्टम गड़बड़ चलता रहा, यहाँ पर फिर से वही हुआ। ये कहलाएगा सबसे नियरेस्ट, यानी दो कंसेक्यूटिव जगह पे जब होगा ऐसा, वो आपको बताना है, ये डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड, ओके, लेट इट बी एल। तो इसके लिए हमें करना ये होगा, जैसा भी हमने काम किया था, पोजीशन तो यहां पर जो भी होगी पोजीशन से, ये आपका y = 0 था, ठीक है, ये y = 0। तो ये अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ का जो y है वो इस वाले कर्व के लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, तो पोजीशन सेम है ना, लेकिन किसका है, डार्क फ्रिंज का। डार्क फ्रिंज का हमने उठाया, ये उठाया, और मैंने बोला चलिए एक का बोल देता हूं, मुझे पता नहीं कौन सी डार्क बन रही है किसकी। जैसे अभी n1 n2 लेकर काम किया था ना, n1 n2 लेकर काम किया था, बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी काम करो। n1 - 1/2, ठीक है, λ1 must be equal to n2 - 1/2 into λ2, सही है। जैसा अभी n1 λ1 था, n2 λ1, वैसे डार्क वाले का काम कर लिया।
मैंने मान लिया कि लैम्डा 1 की यानी इस पहली वाली वेवलेंथ की इस पॉइंट पर n1 नंबर की ऑर्डर की डार्क फ्रिंज बन रही है और उस वाली वेवलेंथ की n2 ऑर्डर की बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2n1 माइनस 1 अपॉन 2n2 माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, लैम्डा 2 560 and this is 400, this 8 7s are 56, 8 5s are, नीचे लिख देता हूँ, it is 8 से कैंसिल किया तो it is 2n1 minus 1 upon 2n2 minus 1 is equal to 8 7s are 56, 7 by 5 और तुरंत आप इसको आगे बढ़ा लिया करो। 7 by 5 हो गया, 2 का इंटू कर लो 14 by 10 और आगे चलो 3 का इंटू कर लो 21 by 15 एंड सो ऑन। बिल्कुल डरा मत करो। और इसका मतलब ये हुआ कि जो ये n1 आपने कौन से वेवलेंथ का माना हुआ है, लैम्डा 1 वाले का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ n1 की जगह पर कोई ऐसा नंबर सपोज करिए जिससे कि 7 आ जाए और n2 की जगह कोई नंबर सपोज करिए जिससे कि 5 आ जाए। जैसे मैं n1 की जगह, ये ऑड नंबर है ना, ये ऑड नंबर है, इजीली मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, n की किसी भी वैल्यू को रखने पर ये नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा, ऐसे ये मिल जाएगा। ठीक है, n1 की जगह अगर मैं 4 रखता हूं, n1 इज इक्वल टू 4 एंड n2 इज इक्वल टू 2 4 8 माइनस 1 7 आ गया। 5 लाना है तो 2 3 6, n2 की जगह 3 रख दो, 2 3 6 माइनस 1, यानी मेरे को पहला पॉइंट मिल गया। पहला वाला पॉइंट जो मिला है वहां पर इस वाली वेवलेंथ की n1 फर्स्ट नंबर की 4th डार्क है और इसी पॉइंट पर उस वाली वेवलेंथ की 3rd डार्क। आई बात समझ में? ये दो नंबर्स ये आपको बता रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जो अगला डार्क मिला है वो अगला डार्क जो होगा उसके लिए अपन इसको नहीं पकड़ेंगे क्योंकि यहाँ किसी भी n1 की जगह कोई वैल्यू रखोगे ये नहीं आने वाला, ये इवन नंबर्स है 14 और 10। इधर आइए 21 बनाइए तो n1 की जगह अगर 11 रख दें, 11 तो 11 टू द 22 माइनस 1 21 आ जाएगा। 15 लाने के लिए 8 रख दो, 8 टू द 16 माइनस 1 15 आ जाएगा। तो यानी ये एक सेट हो गया आपका और दूसरा सेट हो गया n1 इज इक्वल टू 11 एंड n2 इज इक्वल टू 8। यानी ये पहला जो पॉइंट है आपका, इस पहले वाले पॉइंट पर फर्स्ट वेवलेंथ की 4th डार्क बनी हुई है। इट इज पोजीशन ऑफ, दिस इज पोजीशन ऑफ 4th डार्क ऑफ कौन सी वेवलेंथ? पहली वाली 400 नैनोमीटर। और यही पोजीशन है किसकी? 3rd डार्क ऑफ 560 नैनोमीटर। तो आपको स्मॉल डी और कैपिटल डी दिया हुआ है तो आप चाहे इसके लिए फॉर्मूला लगा दें, ये n की जगह 4 रख दें और ये लैम्डा डी बाई डी रख दें। लैम्डा है आपका, डी बाई डी है, तो आपको ये पॉइंट आ जाएगा। चाहे इसका अगर इसके से निकालना है तो n की जगह 3 रखना, तब जाकर यहाँ पर 560 रखना है ना। तो ये किसी भी तरीके से आपको ये y मिल जाएगा। तो ये आपने y1 निकाल लिया। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट, अगला पॉइंट कब मिलेगा? इस समय पर। तो भाई 11th, इस पॉइंट पर 11th डार्क होगी इस वाली वेवलेंथ की और 8th डार्क बनेगी उस वाली वेवलेंथ। ठीक है, इस आप इस y2 को निकाल लें और फिर y2 में से y1 माइनस कर लेंगे तो l आ जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट इज दिस इज y2। तो L इज इक्वल टू y2 माइनस y1। अब मैं कोई सा भी एक काम करूं, कोई सी भी एक वेवलेंथ को पकड़कर काम कर लेता हूं। तो y2 जो यहां पर थी, फर्स्ट वेवलेंथ की कौन सी थी? 11th। तो 11th y ऑफ 11th डार्क ऑफ 400 है ना, ये सब 400 का माइनस y ऑफ 400 की यहां पर कौन सी थी? 4th डार्क ऑफ 400 नैनोमीटर। दैट इज, अब लगाया फॉर्मूला। तो 11 माइनस 1, 2 11 22, 22 माइनस 1 21 बाई 2, 21 बाई 2 माइनस, इधर आइए n की जगह 4 रखा, 2 4 8 माइनस 1 7 बाई 2 है ना। लैम्डा डी बाई डी दोनों में आएगा, पीछे रख दो। इट इज लैम्डा कितना था? 400 नैनोमीटर 10⁻⁹ लैम्डा
कैपिटल डी 1 और स्मॉल डी 0.1 mm. This is 21 minus 14 by 2. 14 by 2 n is 14 by 2 n is 7. 7 for the 28 into पॉइंट के बाद एक जीरो ऊपर हटेगा, 3 जीरो ये हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और -9 10 minus 3. This is 28 mm. This is the distance between two regions, minimum distance, है ना, क्योंकि आगे फिर एक होगा तो वो ये डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो ज्यादा है. पहली जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो कंसेक्यूटिव ऐसे रीजन्स के बीच की होगी. सो दिस इज आंसर. हाँ बच्चों, अभी अपन ने ब्राइट और डार्क फ्रिंज की पोजीशन पे कुछ काम किया. अभी अपन चलते हैं फ्रिंज विड्थ पे काम करने. तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है लैम्डा डी बाई डी. ठीक है, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो स्टैंडर्ड वाईडीसी जैसा होता है वैसा यूज कर रहे थे और होल सेटअप को मैंने पानी में डुबो दिया, पूरे के पूरे सेटअप को पानी में डुबो दिया. व्हाट विल हैपन टू फ्रिंज विड्थ? फ्रिंज विड्थ पे क्या होगा? तो आपको मालूम है कि एज इट इज वो स्क्रीन वगैरह सब कुछ आप पानी में डुबो रहे हो, तो इसका मतलब कैपिटल डी तो नहीं चेंज हुआ, स्मॉल डी तो नहीं चेंज हुआ, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. बीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. ठीक है, और फिर आपको रे ऑप्टिक्स से ये ध्यान होगा क्या कि v इज इक्वल टू सी बाय म्यू होता है और v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है. v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. इज दैट क्लियर? तो v भी म्यू के इनवर्सली होती है और लैम्डा भी म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी व्हेनेवर लाइट चेंजेस मीडियम, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, है ना. तो ये वेरिएबल होता है, इसके कारण जैसे ये आप होगा तो ये भी आप होगा, तो लैम्डा म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया. चलिए, तो ये हो गया आपका कि लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है म्यू के. तो आप सीधे इसके आगे आ जाइए और यहाँ पर म्यू रख दीजिए. तो बीटा ऑफ एयर, बीटा अगर एयर में इतनी थी तो बीटा इन वाटर नीचे और फिर म्यू इनवर्सली. एयर के समय का म्यू इधर और पानी के समय का इधर 4/3. दैट इज बीटा इन वाटर विल बी इक्वल टू 3/4 ऑफ बीटा. यानी फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज. लैम्डा कम हो जाता है पानी में, किसी भी लिक्विड में, एयर के कंपैरिजन में, तो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज. ओके, बीटा इन वाटर विल बी लेस देन बीटा इन एयर. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि कैपिटल डी को डबल कर दिया, स्क्रीन डिस्टेंस को डबल कर दिया, है ना, लैम्डा को हाफ कर दिया, तो फ्रिंज विड्थ आपसे बनना चाहिए. सीधे सीधे वो वैल्यू रख देना, फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी वो बन जाएगा. ठीक है, फिर चलिए आगे. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो वाईडीएसई था उसमें जो 2 स्लिट्स थी, है ना, बढ़िया मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे थे, किसी अभी जो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी B0 या B1 B2 जो भी थी वो 4I0 थी, है ना. इफ IM वाज 4I0, है ना, जो कि होता ही है, I0 यहाँ से है, I0 यहाँ से है ना, तो 4I0 की इंटेंसिटी मिल रही थी. फिर आपसे बोला कि अगर किसी एक स्लिट को बंद कर दें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो मिल रही थी आपको जिस पॉइंट पर या सेंटर पे वो कितनी हो जाएगी. तो बोलना कि अगर एक स्लिट को आपने बंद कर दिया तो अब इंटरफेरेंस तो होना ही नहीं है, और इंटरफेरेंस नहीं होना है तो इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? सिर्फ I0 मिलेगी. ठीक है, तो अब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I0. दैट इज पिछली बार जो मिल रही थी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो थी वो IM थी अगर, तो अब IM/4 मिल जाएगी. तो अब जो मिलेगी इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, I dash will be equal to I maximum/4. Is that clear? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं. आपसे बोला गया कि वाईडीएसई में जो एक स्लिट है वो ज्यादा खुली हुई है, उसकी ओपनिंग ज्यादा है, यानी वहां से पास होने वाला जो एम्पलीट्यूड है, रे ऑप्टिक्स का कहना है अपर्चर पे इंटेंसिटी डिपेंड करती है ना, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के. ये अपने को मालूम है. यहाँ का एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड के कंपैरिजन में डबल है. ओके, तो आपकी तैयारी हो जानी चाहिए, आपको तुरंत ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर यहाँ का एम्पलीट्यूड डबल है तो यहाँ की अगर इंटेंसिटी I0 है तो यहाँ की इंटेंसिटी 4I0 होगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है. फिर आगे उसने बोला कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो सेंटर में मिलती है, सेंट्रल ब्राइट फील्ड पे, वो IM है ना. तो उस पॉइंट पर बताइए इंटेंसिटी जहां पर का फेज डिफरेंस, जहां पर पहुंचने वाली वेव्स में जो फेज डिफरेंस है वो फाई है. तो स्क्रीन के किसी पॉइंट पर आपसे वो इंटेंसिटी मांग रहा है जहां का फेज डिफरेंस फाई है. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन? चलिए, तो I at phi, I at a point where phase difference is phi is equal to, क्योंकि इंटेंसिटीज अनइक्वल है ना,
नहीं तो 4i0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 लगा देते, अभी नहीं लगेगा। अभी क्या लगेगा? पूरा फॉर्मूला i1 plus i2 plus 2 root i1 i2 cos डेल्टा 5, i1 plus i2 that is 5i0, ठीक है, 5i0, ओके। i1 plus i2 plus 2 रूट ऑफ i1 i2, तो i0 बाहर ले लो और 4 का रूट 2 और इसका रूट 1, तो 2 into 2i0 cos डेल्टा 5, ठीक है। फेज डिफरेंस आपको 5 दे दिया गया, ठीक है। नाउ दिस इज, ये हो गया आपका i0 कॉमन 5 plus 4 cos of 5, ठीक है। अब आपको उसने क्या है, i0 तो दिया नहीं था, ये i0 तो आपने डेवलप कर लिया उसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन लेकर, उसने ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने i0 को im में बदल लीजिए, फिर im को हम यहाँ एंटर करा देते हैं। तो im क्या होगा? im इज इक्वल टू रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 होल स्क्वायर, सही है। जब इंटरसीरीज अनइक्वल होती है, अगर सेम होती है तो सीधा 4i0 बोल देते, इंटरसीरीज अनइक्वल है तो रूट i1 प्लस रूट i2 होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस इसका रूट 2, 1 प्लस 2 3, 3 स्क्वायर 9i0। तो यहां से i0 को हम हटा देते हैं क्योंकि i0 हमारी सपोज की हुई चीज थी, तो ये हो गया i0 इज इक्वल टू im बाय 9, ठीक है। इट इज 5 प्लस 4 cos 5, ओके। अब ऑप्शंस जो है इसमें आपके, उस ऑप्शन में हाफ एंगल दिया हुआ है 5/2 के टर्म्स में सारे ऑप्शंस, है ना। तो अपन इसको हाफ एंगल में बदल देते हैं, im बाय 9 5 प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू, है ना, जैसे cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसी तरीके से cos थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, दैट इज im बाय 9, ये 4 यहाँ पर 1 से -4 डेवलप हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 प्लस 8 cos स्क्वायर 5/2, ओके। चलिए एक क्वेश्चन ये अक्सर सामने दिखता है, एक व्हाइट लाइट का सोर्स आपने यूज किया हुआ है, व्हाइट लाइट है ये, एंड इट हैज ऑल द 7 कलर्स, ऑल द वेवलेंथ्स, है ना, S1 S2। बोलता है ये B दे दिया आपको स्लिट सेपरेशन, स्क्रीन डिस्टेंस D इज टू ग्रेटर देन B, फिर आपसे बोलता है कि इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द 2 स्लिट्स, दोनों स्लिटों में से किसी एक के ठीक सामने स्क्रीन पर सम वेवलेंथ्स आर फाउंड मिसिंग, कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग है, फाइंड देम। तो हमने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चन कराए हैं कि आप तो चुपचाप अपना काम शुरू करिए, पाथ रेफरेंस वाला, और वो पाथ डिफरेंस को ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 से इक्वेट करा देना, अपने आप लैम्डा निकलने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो पाथ रेफरेंस के लिए अपन कौन सा काम करें, ये पहले देखें y, है ना, ये आपका y इज 0 होता है, तो डेल x इज इक्वल टू y d बाई डी, ठीक है। पाथ डिफरेंस वाला हमने उठाया, y को क्या रखा, ये y कितना है, b बाय 2, है ना, दिस इज b बाय 2, क्योंकि एक सेट के सामने होगा, तो y हो गया b बाय 2, है ना। स्क्रीन डिस्टेंस, ये आपका स्लिट सेपरेशन होता है, फॉर्मूले में आपका ये स्लिट सेपरेशन होता है, यहाँ पर आपको b से दिया हुआ है, तो इट इज b बाय स्क्रीन डिस्टेंस, आपको आपका ये स्क्रीन डिस्टेंस होता है, यहाँ पर स्मॉल d से दिया हुआ है, ओके, ठीक है। इट इज b स्क्वायर बाय 2d, ओके। पाथ इधर इसको आगे स्ट्रेच कर दो, क्या करना है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, दैट इज 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 2d, b स्क्वायर बाय 2d, और ये n 2 अंदर लोगे तो n माइनस 1 बाय 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, n माइनस 1 बाय 2। अब आप n की वैल्यूज रखते जाइए, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है, डार्क फ्रिंजेस की बात कर रहे हो आप, है ना, एब्सेंस की बात कर रहे हो, तो n की काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 से, n इज इक्वल टू 1 रखा, ठीक है। तो लैम्डा आपको क्या मिली, 1 माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाई 2 यानी 1 बाई 2, तो 2 कैंसिल होगा, b स्क्वायर बाई डी, फिर n इज इक्वल टू 2 रखिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई 2, 3 बाई 2, 2 कैंसिल, 3 बचा, b स्क्वायर बाई 3d। इसी तरीके से आप रखते जाएंगे, अगला आ जाएगा b स्क्वायर बाई 5d। तो ये सारी वैल्यू जो आती जा रही है सब मिसिंग होगी वहां पर, तो ये आपसे हो सकता है कि ये तीसरा दे दे और चौथा कुछ अफलातून दे दे, है ना, कौन सी नहीं होगी मिसिंग, तो वो आपका आंसर है, ये सब मिसिंग है, ये जो आप यहां से काम कर रहे हो ये सारी वैल्यूज वहां पर मिसिंग होंगी। इज दैट क्लियर?
पिछले बार के जैसा एक और क्वेश्चन है, मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको दी हुई है आई नॉट, स्लिट सेपरेशन 5 लैम्डा, स्क्रीन डिस्टेंस 10d, है ना, इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट। तो जैसा भी हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसा ही करना है। आपको इंटेंसिटी निकालना है, आपको y दे दिया, यानी स्लिटों किसी भी एक स्लिट के ठीक सामने जब आप यहाँ खड़े होते हो तो यहाँ का y होता है d/2, है ना, ये टोटल d होता है। ओके, तो आप एक काम करें, क्या करें, y का यूज करके, y आपको मिला है मालूम है d/2, y का यूज करके डेल x पता कर लें, डेल x पता करके डेल फाई पता कर लें, और डेल फाई पता करने के बाद इंटेंसिटी के फॉर्मूले में आ जाए। ओके, ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन होगी। ठीक है, तो डेल x इज इक्वल टू y d/d, y है आपका d/2, तो d/2 इंटू d/d, ओके, d²/2d। ओके, इसको पुट अप भी करते जाओ, d इज इक्वल टू आपको दिया था 5 लैम्डा, तो इट इज पहले ये कर लेते हैं d²/2, और कैपिटल D दिया हुआ है आपको 10d, तो ये हो गया आपका, एक d कैंसिल हो गया, d/20, d दिया हुआ है आपको 5 लैम्डा, तो 5 λ/20 दैट इज λ/4, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ, पाथ डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा को किससे रिप्लेस करते हैं, 2π से, तो 2π/4 दैट इज π/2, ये मिल गया। अब आप इंटेंसिटी निकालने चले जाइए, तो I इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, IM 4I0 लिखते थे अपन यहाँ पर, है ना, लिखते हैं, लेकिन कई बार वो मैक्सिमम इंटेंसिटी को I0 बोल देता है, तो अपन से गड़बड़ हो जाएगी, तो आप उसको IM लिखा करें, ज्यादा अच्छा है, जब जरूरत पड़ेगी तो 4I0 अपन लिख देते हैं उसको, IM cos स्क्वायर डेल्टा φ/2, IM कितना दिया हुआ है, I0। जब हम दोनों वेव्स की इंटेंसिटी I0 लेते थे तब IM 4I0 होती है, अभी उसने IM को ही I0 दिया हुआ है, तो IM इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर डेल्टा φ/2, तो cos स्क्वायर डेल्टा φ/2 करोगे तो π/4 हो जाएगा, है ना, सो इट इज once again 1/√2 का स्क्वायर 1/2 दैट इज I0/2। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन मिला अपने को, अपने से बोला गया कि YDSE में स्क्रीन के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/4 है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट की एंगुलर पोजीशन बताइए, एंगुलर पोजीशन बताइए। ठीक है, तो आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, इंटेंसिटी मालूम है, स्टैंडर्ड YDSE है, तो सीधे इंटेंसिटी का फॉर्मूला और मैक्सिमम के टर्म्स में मालूम है, I इज इक्वल टू IM cos स्क्वायर डेल्टा φ/2 लगा के डेल्टा फाई निकाल लें, डेल्टा फाई निकालने के बाद डेल्टा x बना लें, और डेल्टा x बनाकर d sin थीटा के सामने रख देंगे तो थीटा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो मैंने काम शुरू किया, मैंने क्या बोला, I इज इक्वल टू क्या होता है, IM cos स्क्वायर डेल्टा φ/2, I मैक्सिमम cos स्क्वायर डेल्टा φ/2 इज इक्वल टू IM/4, है ना, IM कैंसिल, रूट ले लोगे तो cos डेल्टा φ/2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, 1/2 cos देता है 60 डिग्री पर, तो डेल्टा φ/2 ये जो एंगल है वो 60 डिग्री के इक्वल हुआ, 60 डिग्री का मतलब होता है π/3, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू हो गया 2π/3। फटाफट डेल्टा फाई से डेल्टा x जाएंगे, डेल्टा x से d sin थीटा के सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो डेल्टा फाई मिल गया, इससे डेल्टा x बनाओ, डेल्टा x कैसे बनाएंगे, सीधा स्ट्रेट है, पाई को रिप्लेस करेंगे, 2π को रिप्लेस करा दो, 2π को रिप्लेस कराएंगे किससे, लैम्डा से, सो इट इज λ/3, डेल x आ गया, अब सीधे d sin थीटा पे आ जाओ, d sin थीटा इज इक्वल टू λ/3, सो थीटा इज इक्वल टू λ/3d sin इनवर्स λ/3d, दिस इज द आंसर। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है, एक मोनोग्रामेटिक सोर्स यहाँ रखा हुआ है, अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि यहाँ से इसके आगे आपका एक पार्टीशन है जिसमें दो स्टेटें ये बनी हुई है S1 और S2, एक तो वेव आपकी सीधे पहुंच जा रही है, यहाँ पर ये स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन है, तो यहाँ से एक वेव तो सीधे इस S2 से होते हुए ऊपर पहुंच रही है, दूसरी यहाँ से होते हुए आएगी। अब आपको ये बोला है कि अगर ये जो D है, दोनों स्टेटों के बीच का डिस्टेंस ये बहुत छोटा है कैपिटल D से, फाइंड अ कंडीशन फॉर मिनिमा एट O पर मिनिमा बनने के लिए कंडीशन बताइए, यानी कैपिटल D, स्मॉल d, लैम्डा, इनमें एक रिलेशन स्टैब्लिश करिए, मिनिमा चाहिए अपने को। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें बाइनोमियल थ्योरम का हमें यूज करना ही पड़ जाता है, जैसे कुछ क्वेश्चन तो हम अवॉइड करके आ गए, अभी हमने जैसे वो इन फ्रंट ऑफ द स्लिट में काम किया, उसमें हम अवॉइड करके आ गए, दूसरे तरीके से कर लिया, कुछ क्वेश्चन हमें करना पड़ जाता है, जैसे इसमें करना पड़ेगा, है ना, ये स्मॉलर दे तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए तैयार होना है। चलिए,
तो ये आपका वेव नंबर 1, ये आपका वेव नंबर 2। तो S1O S2O, S से आपका इस रास्ते से जाएगी पाथ रेफरेंस, दैट इज S1O माइनस S2O इज इक्वल टू, ये टोटल लंबाई कितनी है, ये है अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज, और जितना ये उतना ही है, तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ये कितना है यहां से यहां तक का 2d, ये आपका पार्ट डिफरेंस हो गया, दैट इज 2 डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कैपिटल डी को बाहर लेंगे तो डी आ जाएगा, है ना, डी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अंदर 1 हो जाएगा और यहाँ डी कैपिटल, बाइनोमियल थ्योरम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन, तो छोटी चीज को ऊपर रखो, बड़ी चीज को नीचे लाओ, डी स्क्वायर रेज टू दी पावर 1/2 माइनस 2d, ठीक है। 2d कॉमन ले लिया, बाइनोमियल थ्योरम लगाया क्योंकि इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस, तो 1/2 का इसमें इनटू कर लेते हैं, बस दैट्स ऑल। घबराया मत करो बाइनोमियल से, 1/2 का सीधे इनटू कर लो, 1 प्लस 1/2 डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 कैंसिल, फिर 2 से 2 इंटू करोगे, डी से डी इंटू करोगे तो बचेगा डी स्क्वायर बाय डी, क्या बचेगा, डी स्क्वायर बाय, ठीक है, डी ना। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए था, मिनिमा चाहिए था, इट इज 2n माइनस 1 और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आपका, अगर मैं d के फॉर्म में निकाल लूं कंडीशन, तो d विल बी इक्वल टू लैम्डा डी ऊपर 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाय 2 होल अंडर रूट, सो इट इज। अब इनकी जगह वैल्यू रखो, ऑड मल्टीपल्स में 1 से स्टार्ट करते हैं रखना, 1 रखो, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी अंडर रूट लैम्डा डी बाय 2, ये आपका आंसर हो गया। स्मॉल डी इतना होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन। ओके, चलिए बच्चों, अब एक नया फॉर्मूला याद करिए वाईडीएसई से रिलेटेड, फ्रिंज विजिबिलिटी। इससे कॉन्ट्रास्ट का पता चलता है कि वो फ्रिंज में कॉन्ट्रास्ट कितना बढ़िया है, जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट कहलाएगा, है ना, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच में। तो फ्रिंज विजिबिलिटी वी से नोट किया है मैंने इसको, है ना, फॉर्मूला होता है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। थोड़ा सा डेवलप कर ले इसको, तो आई मैक्सिमम क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। आई मैक्सिमम में cos फाई आपको 1 देता है, प्लस 1, ओके। ठीक इसी तरीके से आई मिनिमम क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वहां पर cos फाई माइनस 1 दे देता है, तो वो ऐसा हो जाता है। इसी से आया था रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। खैर, अब हम ऐसा लिख रहे हैं, नीचे हो जाएगा, तो यहां से ही समझ लो आप कि देखो ये इस न्यूमरेटर में क्या होगा, ये लिख देता हूं, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 प्लस I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, ओके, लिख दिया ऐसा। तो जहां न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन होना था, तो I1 माइनस I1 कैंसिल, I2 माइनस I2 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस होकर ये दोनों मिल जाएंगे, तो 4 अंडर रूट ऑफ I1 I2 अपॉन, यहाँ पर I1 और I2 ऐड हो जाएंगे और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज 2 टाइम्स I1 प्लस I2, दैट इज 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, रूट ऑफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2। ओके, तो अगर वाईडीएसई में जो दो वेव्स हैं दोनों से आने वाली हैं, दोनों I0 इंटेंसिटी की हैं, सॉरी I1 और I2 इंटेंसिटी की हैं, तो फ्रिंज विजिबिलिटी ये होती है। ओके, अब अगर इसमें I1 और I2 को इक्वल कर लें, इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0, तो यहां से I0 स्क्वायर, I0 बाहर आ जाएगा, I0 प्लस I0, यहां से भी 2I0 बन जाएगा, तो कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, तो V आपका मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज 1। तो फ्रिंज का विजिबिलिटी यानी कॉन्ट्रास्ट सबसे बढ़िया तब होता है जब दोनों वेव्स आपकी सेम इंटेंसिटी होगी। बेटर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर येलो कलर की लाइट यूज कर रहे हो तो ब्लैक येलो ब्लैक येलो, है ना, इस तरीके का फ्रिंज पैटर्न बनेगा, बढ़िया कॉन्ट्रास्ट कहलाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बढ़िया थ्योरेटिकल है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, अपन दोनों करके देख लेंगे। पहली चीज, आपसे बोला गया कि स्टैंडर्ड वाईडी ऐसी सेटअप है और दोनों स्टेटें एक जैसी हैं, लेकिन अब
क्वेश्चन यहाँ से डेवलप होता है, वो बोलता है कि अगर एक स्लिट की ओपनिंग को डबल कर दें, एक स्लिट तो वैसे ही रहने देते हैं, दूसरी स्लिट की ओपनिंग को डबल कर देते हैं, तो व्हाट इफेक्ट विल यू ऑब्जर्व ऑन इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, दोनों की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर एक स्लिट वैसी की वैसी है तो उसकी इंटेंसिटी आई नॉट हो गई, और इसको आपने डबल कर दिया। ठीक है, इसको आपने डबल कर दिया, तो कुल मिला के मतलब इसकी ओपनिंग आपने डबल कर दी, तो ओपनिंग यानी अपर्चर, अपर्चर यानी इंटेंसिटी, अपर्चर पे डिपेंड करता है, तो ओपनिंग डबल कर दिया आपने। ओपनिंग एम्पलीट्यूड डबल करते हैं तो 4 टाइम्स इंटेंसिटी होती है ना, ओपनिंग डबल कर रहे हो तो अपर्चर डबल कर रहे हो तो इंटेंसिटी डबल होगी। ओके, 2I0। ठीक है, तो पहली बात तो यह, अभी अभी हमने जैसे फ्रिंज विजिबिलिटी पढ़ा था, तो उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अच्छा कब कहलाता है, जब वो बिल्कुल जीरो इंटेंसिटी थे, और ऐसा तब होता है जब दोनों वेव्स आइडेंटिकल हो ऐसी। तो यहाँ जो डार्कनेस मिल रही थी वो बिल्कुल जीरो मिल रही थी, डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी जीरो थी। अब आपको मालूम है √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी डार्क फ्रिंज जो होगी अब वो कंप्लीटली डार्क नहीं होगी। तो डार्क फ्रिंज की तो इंटेंसिटी बढ़ी गई, पहले तो जीरो थी डार्क फ्रिंज की, यहाँ जो डार्क मिलेगी वो जीरो इंटेंसिटी मिलेगी, यहाँ कुछ ना कुछ तो आएगा ना √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर से, तो डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी तो बढ़ना कन्फर्म है, और उसी चक्कर में कंट्रास्ट हम बोलते हैं पुअर हो जाएगा, क्योंकि डार्क, कंप्लीट डार्क के कंपैरिजन में कोई सा भी कलर देखें तो कंट्रास्ट बढ़िया होता है, लेकिन अगर डार्क कंप्लीटली डार्क नहीं है, वहां थोड़ी भी लाइट है जो कि अब है, तो फिर कंट्रास्ट अच्छा नहीं है, विजिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने को मैक्स, ये बात तो तय हुई कि जो आई मिनिमम है वो इंक्रीज हो जाएगा, आई मिनिमम डैश विल बी ग्रेटर देन आई मिनिमम, यानी यहां पर अगर आई मिनिमम इतना था और आई मैक्सिमम इतना था, है ना, तो इससे इधर वाले फिगर से वहां पर जो मिनिमम की इंटेंसिटी आएगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ जीरो थी मिनिमम की इंटेंसिटी, और यहाँ कुछ ना कुछ आएगी। चलिए मैक्सिमम की बात करते हैं, आई मैक्सिमम डैश, आई मैक्सिमम डैश इज इक्वल टू, अब लगेगा √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, √2 प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू I0, 1.414 या 1.4 ही मान लो, 1.4 प्लस 1 2.4 स्क्वायर I0। ठीक है, 24 स्क्वायर 576, दैट इज 5.76 I0। ओके, यहां पर ये तो जीरो थी, ये कितनी होती थी स्टैंडर्ड वाईडीएसी में, इट इज 4 I0। देखिए जरा, मैक्सिमम इंटेंसिटी आपकी बढ़ चुकी है। ओके, तो इस क्वेश्चन में जब कोई बोले कि दोनों सिटों में से एक सिट की ओपनिंग को वैसे ही रखते हुए दूसरी सिट की ओपनिंग को हमने बढ़ा दिया, डबल करे ट्रिपल करे बढ़ा दिया, तो आपको बोलना है कि मैक्सिमा की भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और मिनिमा की भी बढ़ जाएगी, मैक्सिमा की भी बढ़ जाएगी और मिनिमा की भी बढ़ जाएगी, दोनों की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? यानी आई मैक्सिमम डैश इज ग्रेटर देन आई मैक्सिमम। आगे बात समझ में? इसी में सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये सब वैसा ही था कि किसी एक स्लिट की ओपनिंग को हमने हाफ कर दिया, यानी कम कर दिया, हाफ ही कर लो सीधे, ये आपने हाफ कर दिया, इसकी ओपनिंग को हाफ कर दिया। ओके, एक स्लिट वैसी रही और दूसरी स्लिट को आपने हाफ कर दिया, तो हाफ कर दोगे ओपनिंग से तो सीधे इंटेंसिटी का रिलेशन होता है ना, तो ओपनिंग अगर आपने हाफ कर दिया तो ये हो गया। ठीक है, तो फिर से वही बात, यहां मिनिमम इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, वहां जीरो थी तो जीरो नहीं होगी, ना कुछ तो इंटेंसिटी होगी मिनिमम में, यानी मिनिमम इंटेंसिटी यहां जो होगी वो उस बार से तो ज्यादा ही होगी। ओके, तो ये तो वैसे ही रहेगा, है ना। अब आई मैक्सिमम की बात करते हैं, तो आई मैक्सिमम विल बी इक्वल टू √I1 यानी 1 प्लस √1/2 √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर इनटू I0, सो इट इज √2 plus 1 upon √2 whole square. This is √2, 1.4 plus 1, 2.4 square, 5.76. √2 square, 2 I0. This is 2.8 to the 4, 1.818 I0. पिछली बार की स्टैंडर्ड में जब थे तब आप कितना था, मिनिमम कितना था, जीरो, है ना। अभी यहाँ √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर से कुछ भी आएगा, इससे तो ज्यादा ही होगा वो, है ना। मैक्सिमम आ रहा था इतना, अभी मैक्सिमम आ रहा है इतना, इसलिए इस बार कम है पिछली बार के मैक्सिमम इंटेंसिटी से, इस बार इंटेंसिटी कम है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, लेकिन
मिनिमम इंटेंसिटी तो दोनों में बढ़ी हुई है, दोनों क्वेश्चंस में, लेकिन मैक्सिमा जब आपने एक स्लिट को वही रखते हुए दूसरी स्लिट को बढ़ाया था तो मैक्सिमा बढ़ जाएगा, और जब एक स्लिट को वही रखते हुए दूसरी स्लिट की ओपनिंग को कम करोगे तो मैक्सिमा कम हो जाएगा। आया समझ में? हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्टैंडर्ड वाईडीएसई में बोला गया कि इंटेंसिटी आपको जो ब्राइट फ्रिंजेस थी उसकी इंटेंसिटी IM मिल रही थी। ओके, तो हियर आई मैक्सिमम जो है वो IM है। ओके, अब आपसे बोला गया कि अगर हम दोनों स्लिट की ओपनिंग को हम डबल कर देते हैं, इसलिए क्लियर, दोनों स्लिटों की ओपनिंग को डबल किया अगर आपने तो ओपनिंग डबल, अपर्चर डबल, यानी इंटेंसिटी डबल, दिस इज 2I0। अब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही होगी वो कैसी होगी? ओके, आइए सीधे फॉर्मूले में। तो पहले वाला जो I मैक्सिमम था उसको अगर हम एक्सप्लोर करें तो ये जो IM था ये 4I0 के इक्वल था, सही है। अब कितना होगा? I मैक्सिमम डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2I0, क्योंकि अब जो है भाई आइडेंटिकल है, तो जो भी आइडेंटिकल के केस में यहाँ इंटेंसिटी होती है उसका 4 टाइम्स करने का होता है। दिस इज कितना हुआ? 8I0। यानी पिछली बार अगर आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 थी तो अब कितनी मिल रही है? 8I0। इसका मतलब हुआ आंसर I मैक्सिमम डैश इज कितना? 2 टाइम्स पुराना वाला I मैक्सिमम। यानी दोनों स्लिट्स की अगर ओपनिंग को डबल करते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो डबल हो जाएगी, और मिनिमम तो 0 ही रहेगी। क्यों 0 रहेगी? क्योंकि आइडेंटिकल का केस है। आइडेंटिकल इंटेंसिटीज में, एम्पलीट्यूड्स में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 0 देता है। ओके, चलिए बच्चों, अब एक केस लेते हैं आपसे। वही थ्योरेटिकल 1-2 बातें यहाँ पर होंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने होंगे। अगर वाईडीएसई में व्हाइट लाइट का यूज करें, सोर्स कैसा यूज करें? व्हाइट लाइट का, तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, क्या क्या वो आपसे पूछ सकता है। व्हाइट लाइट का सोर्स अगर यूज करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि all the 7 colors are all the wavelengths 400 nanometer to 700 nanometer are present in both the places। इधर से भी जा रही, इधर से भी जा रही। यहाँ पर तो सारे के सारे कलर साथ में पहुंचेंगे ना, यहाँ पर सारे कलर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचेंगे, तो यहाँ पर तो पाथ रेफरेंस 0 होगा। पाथ रेफरेंस 0 होगा तो सारे कलर्स फिर से फ्यूज होंगे, और सारे कलर्स फ्यूज होंगे तो कौन सी फ्रिंज मिलेगी आपको? व्हाइट। यानी सेंट्रल फ्रिंज जो होती है व्हाइट लाइट के सोर्स का यूज करने में वो व्हाइट होती है। इज दैट क्लियर? इसके बाद क्या होगा कि आपको मालूम है कि B0 के बाद नंबर आता है डार्क फ्रिंज का। फर्स्ट डार्क होती है, फिर फर्स्ट ब्राइट होती है। तो जो डार्क फ्रिंज, यानी मैं फर्स्ट डार्क की अगर बात करूं जो इसके पड़ोस में बनना है, दैट इज फर्स्ट डार्क। दैट इज डार्क फ्रिंज के लिए n-1/2 लैम्डा d/d है ना, या n की जगह 1 रख देंगे अपन, नो प्रॉब्लम, 1। लेकिन कुल मिला के मैं फर्स्ट डार्क की अगर बात करूं तो वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑल द 7 कलर्स में से जिस कलर का वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका पोजीशन y सबसे कम होगा डार्क फ्रिंज बनाने का, यानी उसका सबसे नजदीक में डार्क बनेगा। तो जैसे अगर 3 प्राइम कलर्स हमारे जो हैं ब्लू, रेड और ग्रीन, है ना, उन ब्लू, रेड और ग्रीन में VIBGYOR है ना, VIBGYOR, तो ये रहे 3 प्राइम कलर्स, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो प्राइम कलर्स में अगर मैं बात करूं तो ब्लू कलर का एब्सेंस होगा, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम है इन तीनों में से, है ना, इन तीनों में से ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है, और कम होगी तो उसका y कम होगा, कम पास में ही उसका डार्क फ्रिंज बनना चाहिए, फर्स्ट डार्क। ब्लू की एब्सेंस के कारण, ब्लू की डार्क फ्रिंज बनने के कारण, ब्लू के एब्सेंस होने के कारण आपको रेड और ग्रीन का मिक्सचर मिलेगा, है ना, और रेड और ग्रीन का जब मिक्सचर बनेगा तो इट विल बी येलोइश रेड एक्चुअली, है ना। तो ये यहाँ पर जो कलर मिलेगा आपको, फ्रिंज नहीं बन रही यहाँ पर, इट इज एक्चुअली एब्सेंस ऑफ ब्लू मेकिंग येलोइश रेड कलर हियर। इज दैट क्लियर? फ्रिंज की फॉर्मेशन नहीं हो रही, मैं डार्क फ्रिंज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि B0 के बाद में D1 होती है, D1 के बाद B1 होती है, तो ये पहले तो मैं डार्क फ्रिंज की बात करूंगा ना, फ्रिंज वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो वहां दूर होना है, तो इसके पड़ोस में जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर येलोइश रेड आपको यहाँ पर लाइट मिलेगी, यानी रेड बोलो आप। वो मेनली पूछता है कि रेड और ब्लू इन दोनों एंड में से कौन सा कलर सेंटर के नजदीक होगा। तो आपको ये याद रखना है कि सेंट्रल फ्रिंज जो आपकी व्हाइट हो गई, सेंट्रल फ्रिंज आपकी व्हाइट हो गई, उसके नजदीक में
फिर यहाँ कलर्स आपके फैले हुए होंगे, है ना, कलर्स फैले हुए होंगे, और वो जो कलर्स होंगे यहाँ से वहां तक में, कलर्स जो यहाँ से वहां तक में होंगे, तो उसमें जो रेड कलर होगा, है ना, वो एक्चुअली प्योर रेड भी नहीं होता, तो इट इज यहाँ पर जो होगा वो इसके नजदीक रेड एंड होगा, इधर की ओर ब्लू होगा, है ना, ऐसे यहाँ पर इसके नजदीक यहाँ रेड और फार साइड पर ब्लू होगा, और थोड़ा बहुत कलर्स मिलने के बाद वो पैटर्न आपका व्हाइट हो जाएगा, यानी इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो पूछेगा सामने वाला। तो आपको क्या याद रखना है, व्हाइट लाइट के सोर्स का यूज करने पे सेंट्रल फ्रिंज व्हाइट होती है, उसके बाद फिर कुछ कलर्स मिलते हैं हमें यहाँ पर, और वो जो कलर्स मिलते हैं उसमें रेड एंड जो होता है, वो रेड कलर वो सेंट्रल फ्रिंज के नजदीक होता है, ठीक है, और ब्लू कलर फार्दर साइड पे होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो व्हाइट लाइट का यूज करने पर अपने को ऐसा मिलता है। कभी कभी जब अपने को कोई केस ऐसा मिलता है, जैसा कि हम पढ़ेंगे, स्लैब रखने पे फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाता है, तो शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न अगर अपने को पढ़ना है तो सोर्स व्हाइट लाइट का यूज करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि व्हाइट लाइट का जो सोर्स है वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में और अदर ब्राइट फ्रिंज में फर्क करता है ना, सेंट्रल फ्रिंज उसकी व्हाइट होती है, अदर कलर रेनबो टाइप का मिलता है। आ गया समझ में? तो जब शिफ्टिंग होती है दिख रहा होता है कि व्हाइट कलर कहाँ गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ था यहाँ पर पहुंच गया, व्हाइट वाली फ्रिंज, समझ जाना कि फ्रिंज पैटर्न ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि व्हाइट फ्रिंज कौन सी बननी है, जो जीरो के पार्ट डिफरेंस से बननी है। तो वो अगर पहले यहाँ बनी और किसी कारण से कुछ हुआ जिसके कारण वो यहाँ पर बने लगी है, इसका मतलब कि फ्रिंज पैटर्न है शिफ्टेड, ठीक है, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट के यूज करने में क्या है, येलो ब्लैक, येलो ब्लैक येलो, तो अगर ऊपर भी खिसक जाएगा तो क्या कोई फर्क थोड़ी पड़ना है, वो तो सारे येलो ब्लैक स्ट्रिप्स है वहां पर। इज दैट क्लियर? तो शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न को स्टडी करना है तो व्हाइट लाइट का सोर्स यूज करना पड़ता है। ओके, इसी में बच्चों अगर हम और क्वेश्चन डेवलप कर लें कि भाई व्हाइट लाइट का सोर्स यूज कर रहे हैं, व्हाइट लाइट का सोर्स यूज कर रहे हैं और एक स्लिट को ब्लू फिल्टर पेपर से कवर कर दिया, एक स्लिट को ब्लू फिल्टर पेपर से कवर कर दिया, ब्लू फिल्टर से ये ब्लू फिल्टर लगा दिया और दूसरे में के रास्ते में रेड फिल्टर लगा दिया। ये रेड फिल्टर पेपर समझते हो? फिल्टर पेपर का मतलब ये, रेड फिल्टर का मतलब है कि वो रेड कलर को जाने देगा आगे, बाकी सारे कलर्स को रोक लेगा, और जो ये ब्लू फिल्टर पेपर है वो ब्लू कलर, व्हाइट लाइट में से ब्लू कलर को आगे जाने देगा और बाकी सारे कलर्स को रोक लेगा। तो यहाँ से ब्लू आगे बढ़ेगा, यहाँ से रेड आगे बढ़ेगा, यहाँ से रेड कलर आगे, यहाँ तो व्हाइट लाइट थी, लेकिन इस फिल्टर के बाद वो फिल्टर कौन सा लाइट होगा, यहाँ से ब्लू होगा। ये सरासर नाइंसाफी है, ठीक है। एक सोर्स आपका यहाँ से आगे जो बढ़ रहा है वो ब्लू कलर है और एक तरफ से रेड कलर, ये टोटल डिफरेंस है वेवलेंथ का। ये इंटरफेरेंस की जो बेसिक चीज होती है उसको उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है। नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी ऑब्टेन्ड, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? इसके पहले ये था कि जैसा भी था, लेकिन दोनों सेटों में ऑल द 7 कलर्स यहाँ थे तो ऑल द 7 कलर्स यहाँ भी थे, कुछ मिला था देखने को। इस बार नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक तरफ से ब्लू कलर भेज रहे हो, एक तरफ से रेड कलर भेज रहे हो। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, अब अपन अगला केस लेते हैं YDSE में। व्हेन अ ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, थिकनेस T is placed in path of one of the two slits, दो में से किसी एक स्लिट के सामने एक ट्रांसपेरेंट स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस T है, वो रख देते हैं। चलिए, तो मैं आपको बेसिक बता कर आया था, क्या बदल गया? ऑप्टिकल पाथ बदल गया। तो पहले ये बताइए, क्या जो स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट है वहां पर पहुंचने वाली दोनों वेव्स में पाथ डिफरेंस 0 होगा क्या? क्या यहां से पहुंचने वाली जो वेव है और यहां से जो पहुंचने वाली वेव है, दोनों में पाथ डिफरेंस 0 होगा क्या? मेरे ख्याल से आप सब लोग बोलोगे कि नहीं होगा। क्यों? ज्योमेट्री तो एक जैसी दिख रही है, लेकिन ये मीडियम में से गुजर के आ रही है लाइट, तो उसका पाथ बढ़ा हुआ होगा। कितने से बढ़ जाता है? जब एक जैसी ज्योमेट्री होती है तो μ-1 इंटू टी से, ठीक है। तो ऊपर वाली वेव का पाथ बढ़ा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो यानी यहाँ ΔX 0 नहीं है। तो कहां पर ΔX 0 मिलेगा? नीचे वाले पॉइंट पर या ऊपर वाले पॉइंट पर? शर्त या कंफर्म ऊपर वाले पॉइंट पर। यहाँ पे कारण ऊपर वाले पॉइंट में जब आप जाओगे तो S1 का ज्योमेट्री के कारण S1 का रास्ता छोटा होगा और S2 का बढ़ेगा, और हमें यही चाहिए। मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, 5 मीटर इनिशियल पाथ डिफरेंस वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय 5 मीटर ऑप्टिकल पाथ। बिल्कुल वही चीज है कि जब आप सेंटर से ऊपर की ओर का कोई पॉइंट देखोगे तो वहां पर S1 से आने वाली वेव का रास्ता छोटा होगा ज्योमेट्री में,
और इसका रास्ता बड़ा होगा। तो ज्योमेट्री के कारण इसका पाथ बढ़ जाए, बढ़ा देते हैं, और ऑप्टिक्स के कारण इसका पाथ बढ़ा हुआ, तो ऊपर कहीं ऐसा कोई पॉइंट मिल सकता है जहां दोनों जो पाथ डिफरेंस से ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के कारण ये लीड करता था और ज्योमेट्री के कारण ये लीड करता था, इसमें बढ़ा हुआ है। तो अगर दोनों न्यूट्रलाइज कर जाएंगे तो वहां पर पाथ डिफरेंस आपको 0 मिल सकता है। तो कंफर्म हो गया, कहां मिलेगा? ऊपर के किसी पॉइंट पर, क्योंकि नीचे कोई पॉइंट लोगे तो S1 से आने वाली वेव का रास्ता भी लंबा होगा और वो स्लैब से होकर आ रही है, तो स्लैब के कारण भी उसका पाथ बढ़ेगा, ज्योमेट्री से भी बढ़ेगा। तो S2 का जो पाथ है वो कभी भी पाथ लेंथ वो S1 के बराबर हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? तो डेल एक्स अगर आपको 0 चाहिए तो कहां मिलेगा? स्क्रीन के ऊपर की ओर। इसलिए जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो यहाँ नहीं, यहाँ कहीं पहुंच जाएगी, एंड लेट इट बी वाई, कितना शिफ्ट हो जाएगी। और इसी काम को पता करने के लिए अगर आप सोर्स को व्हाइट लाइट का यूज करोगे तो बेहतर पता चलेगा, क्योंकि सेंटर व्हाइट लाइट को सोर्स को यूज करने में सेंट्रल फ्रिंज व्हाइट होती है। तो जब ये स्लैब नहीं थी तो यहाँ पर व्हाइट कलर आपको व्हाइट दिख रहा था, व्हाइट फ्रिंज, और जैसे स्लैब रखोगे ना तो यहाँ पर व्हाइट आपको दिखने लगेगा, तो समझ में आएगा कि फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हुआ है। चलिए, तो पीछे इसकी मतलब जो काम हुआ, जो थीम है वो क्या हुई कि भाई इस पॉइंट पर डेल एक्स 0 होगा, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट कहते ही उसको है जो डेल एक्स इज इक्वल टू 0 से है। क्यों डेल एक्स 0 हुआ? क्योंकि ऑप्टिकल पाथ को ज्योमेट्रिकल पाथ ने नलीफाई कर दिया, यानी डेल एक्स ऑप्टिकल जो है इस डायग्राम में है ना, यहाँ डायग्राम शुड बी इक्वल टू डेल एक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल पाथ। आपको बड़ा मालूम है, बता कर आ रहा हूँ पीछे बेसिक, म्यू माइनस 1 इंटू टी ज्योमेट्रिकल पाथ वाई डी बाई डी, ठीक है, दोनों का इक्वेट करा दो। ये भी देखा हुआ आपका, ये भी पहले देखा हुआ है। तो y इज इक्वल हो जाएगा म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी। इस तरीके से आप फॉर्मूले को याद रखोगे, ठीक है, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। इतने से शिफ्ट हो जाएगा, इतने से। पाथ कितने से बढ़ता है वो पूछता है, तो म्यू माइनस 1 इंटू से। स्लैब से गुजरने वाली वेव के पाथ में इंक्रीमेंट कितने से आता है, तो बोलना म्यू माइनस 1 इंटू टी से। फ्रिंज पैटर्न कितने शिफ्ट हो जाएगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ पहुंच जाएगी, बोलना इस पोजीशन में पहुंच जाएगी। इसी क्वेश्चन में अगर वो बोले कि अगर सेंट्रल फ्रिंज अब वहां पहुंच गई है, वहां जहां जब स्लैब नहीं होती थी तो यहाँ 5वीं ब्राइट बनती थी, ओके, तो जो भी ब्राइट बोले ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का फॉर्मूला लेना। इसी पोजीशन पे अगर nth ब्राइट बनती थी तो n लैम्डा डी बाई डी शुड बी इक्वल टू दिस, है ना, तो डी बाई डी कैंसिल हो जाएगा, तो n लैम्डा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी बन जाएगा। तो आप क्या आपको बताते आना चाहिए, स्लैब रखने पर पहली बात फ्रिंज पैटर्न किधर की ओर शिफ्ट करता है, उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जिधर की स्लिट में के सामने स्लैब रखी गई है। जैसे ऊपर वाली 2 स्लिटें थी ना, ये इस ऊपर वाली स्लिट के सामने स्लैब रखी है ना, तो फ्रिंज पैटर्न ऊपर की ओर भाग जाएगा। सेंट्रल ब्राइट यहाँ थी तो यहाँ बनने लगेगी। अगर इसके सामने स्लैब रखा होता तो फ्रिंज पैटर्न नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, इस काम को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा कलर की लाइट यूज करना चाहिए, व्हाइट लाइट यूज करना चाहिए। तीसरी बात, कहाँ पहुंच जाएगा सेंट्रल ब्राइट, तो उसके लिए अगर भूल जाते हो तो सीधे दोनों पाथ को इक्वेट करा देना, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ये इक्वेट कराओगे तो y आ जाएगा म्यू माइनस 1 टी डी बाई टी। अब ये y अगर उसने बोला कि पहले 5वीं ब्राइट वहां बनती थी, वहां पहुंच गया है, कौन सी ब्राइट बनती थी, तो y की जगह n लैम्डा लिख दिया, है ना, n लैम्डा इज म्यू माइनस 1 इंटू टी। इज दैट क्लियर? कभी बोले दोनों, कभी हमने बोला कि भाई इधर म्यू 1 रखा, इधर t1 रखा, और इधर म्यू 2 रखा और इधर t2 रखा, और जब ऐसा किया तो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट ही नहीं हुआ। यही कहीं है, समझ जाना क्या कि अगर फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब है ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस 0 है, तो ऑप्टिकल पाथ भी दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ ऑप्टिकल पाथ कितने से बड़ा होगा, इस वाले वेव का म्यू 1 माइनस 1 इंटू t1 शुड बी इक्वल टू म्यू 2 माइनस 1 इंटू t2। तो ये स्लैब रखने वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, है ना। जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो मैंने सब आपको याद करा दिए। ओके, चलिए बच्चों, अगला केस एक लेते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल स्लिट्स होती हैं, है ना। हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है 2 स्लिट्स और एक लार्ज सर्कल है ना, लार्ज सर्कल है। उस सर्कल में डिटेक्टर मूव करता है जो मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन को पता करता है। तो यहाँ पर जब हॉरिजॉन्टल स्लिट्स होती हैं, तो पहले मैं आपको इसका बेसिक दे दूं कि हॉरिजॉन्टल स्लिट के मामले में जैसे कोई भी मैंने पॉइंट लिया रैंडमली, तो यहाँ से जो वेव आएगी और यहाँ से जो वेव आएगी, दोनों मोनोक्रोमेटिक है, सब कुछ बढ़िया स्टैंडर्ड है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से भी है, यहाँ से भी, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए ये आपको डी दिया हुआ है, सेट सेपरेशन। तो जब ये काम करोगे आप, तो ये अगर एंगल डी है, ये थीटा है, तो इस बार क्या होगा, ये पाथ डिफरेंस यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये वाला रास्ता इक्वल हो गया, ये हो गया पाथ डिफरेंस। तो जो डेल एक्स होता है ना, वो कैसा आएगा इस बार, डी का कॉस कंपोनेंट है ना, थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट है ना ये, तो डी का कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, कॉस कंपोनेंट। तो बस हॉरिजॉन्टल सेट्स के मामले में जो डेल एक्स होता है, इट इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। सबसे पहली बात है ना, ध्यान रहेगा, वहां पर क्या होता था, डी साइन थीटा होता था, ठीक है, वर्टिकल सेट जब आप आईडीएसई में यूज करते थे। तो यहां पर अगर ये डी है, ये थीटा है, तो है ना, डी का एक कॉस कंपोनेंट डी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो उसने क्वेश्चन पूछा आपसे, उसने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट, एंगुलर पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट बताइए, एंगुलर पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट बताइए। ओके, चलिए मैं इस सबको हटा दूं, और मैं ये तो देख ही लिया आपने, फोर्थ ब्राइट की एंगुलर पोजीशन चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका वो फंडामेंटल तैयार है ना, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या करना होता है, डार्क, बस वही काम करो, ठीक है। चलिए शुरू कर। तो डेल एक्स फोर्थ ब्राइट के लिए पाथ रेफरेंस कितना होना चाहिए, मैंने बोला रटना नहीं, सीधे सीधे क्या करना, ब्राइट फ्रिंज, ओके, 2n लैम्डा बाय 2, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। अब देखो कौन सी ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, n की जगह 4 रख दो, 2 कैंसिल हो गया, तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 lambda by d, so theta is equal to cos inverse 4 lambda by d। ये आपका क्या गया, फोर्थ ब्राइट की एंगुलर पोजीशन है ना। यहां से थीटा आपने हॉरिजॉन्टल से मेजर किया था ना आपने, तो यहाँ कहीं जहां कहीं भी होगा ये थीटा आपका जो आपने यहां से दिया था वही सेंटर से होता है ना, वो लेंस वगैरह लगा के प्रॉपर काम करे तो वो बन जाता है, अंडरस्टूड है ना। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट इज दिस, cos इनवर्स 4 लैम्डा बाय d। ओके, इसी क्वेश्चन में मैं दूसरी चीज पूछता हूं आपसे, समझ गए ये, चलिए दूसरी चीज हम इससे पूछते हैं आपसे, अगर d इज इक्वल टू 2 लैम्डा, इफ, दूसरा क्वेश्चन डेवलप कर रहा हूं है ना, क्वेश्चन डिफरेंट चीज वही है, क्वेश्चन डिफरेंट कर रहा हूं। इफ d इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी फाउंड, हाउ मेनी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, कितनी ब्राइट और कितनी डार्क फ्रिंजेस बनेगी। चलिए, तो यहां से ऐसा देखिए, सबसे पहले आप एक क्वाड्रेंट में पूरी मेहनत कर रहे हैं ना, जैसा इस क्वाड्रेंट में होगा वैसे ही बाकी के 3 में भी होगा। ओके, चलिए सबसे पहले ये देखो कि इस बार ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर यहां से आने वाली वेव और यहां से आने वाली वेव, दोनों पॉइंट से आने वाली वेव का पाथ इक्वल है, यानी यहां पर डेल एक्स 0 है, और अगर यहां डेल एक्स 0, जहां डेल एक्स 0 होता है उसको सेंट्रल ब्राइट कहते हैं, चाहे वो इधर मिली हो आईडीएसई में, यहां पर यहां मिल रही है, तो पाथ डिफरेंस 0 है, तो ये सेंट्रल ब्राइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सेंट्रल ब्राइट। नेचुरली अगर वहां है तो वो यहां पर भी होगी, तो इधर भी हो जाएगी, मैंने बोला वो मिरर इमेज बनेगा इधर इधर दोनों तरफ। चलिए, तो ये सेंट्रल ब्राइट हो गई। अब मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कहां पर होगा, इस पॉइंट पर होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर यहां से आने वाली वेव को इतना चलना होगा और यहां से आने वाली वेव को इतना चलना होगा, पूरा डी के बराबर। वैसे पाथ डिफरेंस होता है डी कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, मैक्सिमम होती है 1, तो जो कॉस थीटा मैक्सिमम कहां पर हो रहा है, इसी पॉइंट पर हो रहा है ना, और जब कॉस थीटा सबसे बड़ा होगा तो पाथ डिफरेंस भी सबसे बड़ा होगा, तो इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस सबसे ज्यादा है। चलिए, तो आपने बी नॉट पता कर ली, अब आप पता करने चल रहे हैं डेल एक्स मैक्सिमम जो है यहाँ पर, डेल एक्स मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू डी, एंड डी इज इक्वल टू आपको दे दिया 2 लैम्डा। ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन 2 लैम्डा का मतलब देखते ही समझ में आ गया क्या, अरे ये तो ब्राइट फ्रिंजेस का पता करना है, अगर भूलते हो, भूलेंगे तो आप बिल्कुल फंडामेंटल पे स्ट्रॉन्ग हो, तुरंत लिखो ब्राइट फ्रिंजेस का काम करने के लिए 2n लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ओके,
लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, n इज इक्वल टू 2। यानी आपने ब्राइट फ्रिंज का काम कर लिया और n इज इक्वल टू क्या है 2। इसका मतलब ये है कि यहां पर कौन सी फ्रिंज बनी हुई है, सेकंड राइट। क्या बनी हुई है, सेकंड राइट। ओके, सेंट्रल ब्राइट यहां बन गई, सेकंड ब्राइट यहां बन गई। नेचुरल बात है, फर्स्ट ब्राइट एक ही ब्राइट बची ना दोनों के बीच में, वो यहां बीचों बीच बनेगी। दिस इज B1। ठीक है, अब लगातार ब्राइट ही ब्राइट थोड़ी हो सकती है। B0 B1 के बीच में कौन बनता है, D1। B1 B2 के बीच में कौन बनेगा, D2। ठीक है, अब आप क्या करें, ये जो इस क्वाड्रेंट में काम किया उसी को सारे क्वाड्रेंट में स्प्रेड कर दीजिए। जैसे ऊपर नीचे का मिरर इमेज, ये B0 B0 है ना, ये D1, ये D1 था, यहां पर मिलेगा D1, ये D2 डैश, ये हो गया D1 डैश। इसी तरीके से ये B1 B0 और ये है B2 डैश, यहां पे मिलेगा आपको B2 डैश। जैसे B0 का मिरर इमेज वैसे B2 का इमेज, B2 डैश। B2 डैश तो यहां पर आ जाएगा B1 डैश, है ना, बल्कि B1 डबल डैश बोलो आप, है ना, क्योंकि इधर का जो इमेज है वो यहां पर आप बना रहे हो। ये B1 था, यहां पर B1 डबल डैश, सॉरी B1 डैश, है ना, इधर वाले में डबल डैश बताते जाओ। तो B1 का इमेज बनाया, B1 डबल, क्योंकि B0 है और ये B2 डबल डैश है। सॉरी B2 एक ही मिला ना आपको, हाँ चलो ये हो गया B2। ठीक है, ये B1 डबल डैश हो गया। फिर ऊपर का मिरर इमेज नीचे, तो ये हो गया B1 ट्रिपल डैश। ओके, जहां तक डार्क फ्रिंज की बात है, ये D1, इन दोनों के दोनों लगातार ब्राइट तो हो ही नहीं सकती ना। दिस इज D1 डबल डैश, D2 डबल डैश, दिस इज D2 ट्रिपल डैश, और ये D1 के इधर वाले पोर्शन पे D1 ट्रिपल डैश वगैरह वगैरह। तो एक क्वाड्रेंट में काम करके, बल्कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस बताना है तो इतना फोटोग्राफी करने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ पहले ये वाले पोर्शन गिनो, बीच में कितनी ब्राइट मिली हुई है आपको, एक मिली हुई है ना। ये कोने कोने को मत देखो, सबसे पहले बाउंड्रीज को, इसको देखो, एक मिली, ऐसे 4 मिल जाएंगी। 4 ब्राइट ये हो गई, 4 ब्राइट ये हो गई, 5वीं 6वीं 7वीं और 8वीं। इज दैट क्लियर? तो पहले ये देख लिया, जैसे ये होगा यहाँ पर होगा। अगर यहाँ 2 ब्राइट बनी होती तो 2 2 2 और ये हम 2 कर देते, फिर ये कोने को गिन लेते, है ना, क्योंकि ये तो 4 बार होगा ऐसा काम, और ये कोना जो होगा वो एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, एक बार इसका होगा, तो यहाँ पर होगा। तो कुल मिला के ब्राइट फ्रिंज कितनी मिली? ठीक है, 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 ब्राइट। एंड डार्क कितनी मिली? 2 डार्क है इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में 2, तो 2 2 2 2 8 सही है। और बाउंड्रीज में तो डार्क मिलनी नहीं है, तो 8 ब्राइट एंड 8 डार्क fringes will be obtained. Is that clear?